अच्छा बच्चों बातें नहीं प्लीज़। मैं ना यहाँ से डेटाबेस से स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर आज प्रॉपर स्टार्ट करना है तो डेटाबेस पहले चाहिए। डेटाबेस पे न्यू डेटाबेस। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो गई है। डेटाबेस का नाम क्या दिया? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके किया। यहाँ पे डेटाबेस बन गई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस डायग्राम्स पे राइट क्लिक किया, कहा जी न्यू डेटाबेस डायग्राम। कहता है नहीं पहले बनी हुई बना दूं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेट सपोज सबसे पहला टेबल में बनाना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट्स का। ठीक है जी। उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? हमारे पास होगा डेप्ट आईडी, डेप्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम कर दिया। उसके बाद इसको लगा दिया प्राइमरी की। डाटा टाइप सेट कर दो इंटीजर varchar। उसके बाद एक और टेबल मैंने बनाया एम्प्लॉय। ठीक है जी। उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपने एंटर करने हैं। एम्प आईडी, नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, जेंडर, सिटी, एड्रेस, ईमेल हो गया। एड्रेस और कुछ को बोल रहा था। यहाँ पे डेजिग्नेशन आईडी आना है। ठीक है। और वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है उसके लिए डेप्ट आईडी यहाँ पे आना है। सैलरी और ठीक है। एम्प आईडी के लिए डाटा टाइप लगाई इंटीजर, फेल हो गया। ये मैंने भाई तो छोटी छोटी बातों पे फैसले होते हैं। तुम कैसे सर आप सीरियस हो गए? मैंने तो वैसे ही कहा। नहीं तुम अभी अपनी गलती ठीक कर लो ना। तुम मेरे से पूछो सर क्यों नहीं आएगा। CNIC के लिए डाटा टाइप तुम कह रहे हो इंटीजर। सुन तो लो, नंबर्स होते हैं। CNIC में भी नंबर होते हैं। ऐसे ही है। तुम लोग रेंज क्यों नहीं देखते उसकी? शिनाख्ती कार्ड में 13 हिस्से होते हैं। इंटीजर 4 हिस्सों तक स्टोर कर सकते हैं, 5 तक। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 99 लाख तक। उससे ऊपर नहीं जाना उसने। तो CNIC कैसे जाएगा 13 हिस्सों का इंटीजर? तो उसके लिए varchar याद करो। वहाँ पे गेटर सेटर बनाया था, पब्लिक स्ट्रिंग CNIC, और उस पर चेक लगाया था कि आए बेशक स्ट्रिंग लेकिन उसके अंदर ABC ना आए, 13 करैक्टर हो। सिटी आईडी, एड्रेस, डेप्ट आईडी, सैलरी, फ़ोन और कुछ डाटा टाइप्स हम सेट कर रहे थे। सिटी आईडी, सैलरी के लिए यहाँ पे हम फ्लोट। एक चीज़ याद रखना, C# में जब काम करूँगा तो नेम की डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, यहाँ पे होती है varchar। ये मैं दोनों जो है मैच करती हैं। और फ़ोन नंबर के लिए varchar। तुम लोग मेरे से DB भी पढ़ रहे हो कि नहीं? एडवांस डेटाबेस पूरी क्लास पढ़ी है। एम्प्लॉय आईडी को मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी की बन गई है हमारे पास। वो कहता है जी सेव करो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो। अभी पता लगा डेजिग्नेशन का टेबल मिसिंग है। न्यू टेबल, डेजिग्नेशन का एक अदर टेबल बना लिया। यहाँ पे डेजिग्नेशन आईडी, डेजिग्नेशन नेम और डिस्क्रिप्शन। डेजिग्नेशन आईडी जो होगी वो आपके पास क्या होगी? प्राइमरी की इंट varchar कंट्रोल S यस। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, आप सिर्फ इनके दरम्यान में रिलेशनशिप्स बनाने हैं। ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इसको ड्रैग किया और यहाँ पे आके डिपार्टमेंट आईडी पे क्या कर दिया?
ड्रॉप कर दिया, तो अब उसकी प्राइमरी की नीचे वाले टेबल में क्या आ रही है एज ए फॉरेन की, यानी कि वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, ये चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गई है। इसी तरह वन डेजिग्नेशन कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, डेजिग्नेशन आईडी पे ड्रॉप कर दिया, तो ये आपके पास इस तरह से रिलेशनशिप बन गया। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, कंट्रोल एस, ये आपने इसको किया यस, तो ये आपके पास डाटा क्या हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ पे डेटाबेस तो इस तरह से बन जाएगी, यहाँ तक काम आसान था। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च के स्टोर प्रोसीजर्स बनाने, क्या बनाने, हाँ स्टोर प्रोसीजर्स बनाने हैं। स्टोर प्रोसीजर के बगैर काम नहीं होता। यहाँ पे डेटाबेस में वही क्यूरीज ही हैं, लेकिन हम उसको स्टोर प्रोसीजर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे प्रोग्रामेबिलिटी में गए, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है स्टोर प्रोसीजर की, इस पर राइट क्लिक किया, कहा जी न्यू, मुझे ये बताओ स्टोर प्रोसीजर का पूरा सिंटेक्स तो शुरू से लिखूँ कि ये बिल्डिंग यूज़ कर लूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना न्यू स्टोर प्रोसीजर, तो ये पहले से ही सारा कुछ सिंटेक्स आ रहा है, मैंने सिर्फ इसमें क्यूरियाँ एडजस्ट करनी है। और कहते हो तो मैनुअल भी लिख सकता हूँ मैं, पूरा मैनुअल लिख लें, चलो जी ठीक है, सारा कुछ ख़त्म किया। इंसर्ट का बटन किधर है जी, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं पता है कुछ? मसलन क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फ़र्क क्या है आम क्यूरी में और इसमें, क्या फ़र्क है? अच्छा जी, इधर देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी शार्प में जैसे मेथड्स होते हैं ना, फंक्शंस, यहाँ पे हम उनको स्टोर प्रोसीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर प्रोसीजर। ये बनते ऐसे हैं, मैंने कहा जी क्रिएट, ये DPL कहलाती है, डाटा प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। यानी कि कमांड तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज सेम है, लेकिन उसमें भी कुछ कमांड्स कहलाती हैं, जैसे क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट एम्प्लॉई या क्रिएट दिस। तो वो जो है कि आपके पास डाटा डेफिनेशन थी, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मैंने कहा जी क्रिएट प्रोसीजर, ये कीवर्ड है क्रिएट प्रोसीजर। आगे आपने देना है प्रोसीजर का नाम, क्या देना है प्रोसीजर का? कन्वेंशन ये है, SP से स्टार्ट करते हैं। SP जब भी नाम देखूंगा पता लग जाएगा कि ये क्या है एक अदर, क्योंकि यहाँ पे व्यू भी बनते हैं, ट्रिगर भी बनते हैं, ज्वाइंस भी लगते हैं, तो फिर इनको सेपरेट करना पड़ता है कि भाई स्टोर प्रोसीजर SP से शुरू हो, व्यू V से शुरू हो और ट्रिगर T से शुरू हो। इस वजह से SP अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इंसर्ट, क्या नाम दे दिया, यानी कि ये एक स्टोर प्रोसीजर है और उसका नाम क्या है? यार पहले फ़ॉन्ट साइज़ तो बता दो कि सर बढ़ा दें ज़रा। व्यू, सॉरी टूल्स, ऑप्शंस, भला बंदा बता देता है यार कि सर किधर गया वो, यहाँ पे आ रहा होता था, एनवायरनमेंट में होगा शायद, फ़ॉन्ट एंड कलर्स, बता दिया करो कि सर नज़र नहीं, मुझे नहीं आ रहा सही, थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज। ठीक है, आपको कम से कम कुछ नज़र तो आ रहा है ना। क्रिएट प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर का नाम ये जो मर्जी दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। SP से स्टार्ट करो, आगे टेबल का नाम और आगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने दिया करने हैं पैरामीटर, यहाँ पे क्या आने पैरामीटर, पैरामीटर के बाद ये लाजमी लिखना है एज बिगिन और एंड, एज बिगिन एंड, ये इसका सिंटेक्स है। क्रिएट प्रोसीजर एज बिगिन एंड। अब बिगिन और एंड के दरमियान में क्या आनी है? आपकी क्यूरी आनी है इंसर्ट की। अब इंसर्ट की क्यूरी लिख लो, मैंने कहा जी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। आगे उसके आपने कॉलम के नेम देने हैं और उसके बाद क्या लिखने हैं? वैल्यूज़। ओ भाई वो डिपार्टमेंट्स ऐसे ही मैंने वहाँ पे जब लिखा है ना तो ऐसे ही लिखा है, टेबल इसी नाम से, गलत नाम से बने। डिपार्टमेंट ID ऑटो इंक्रीमेंट होगा, वो नहीं देना। डिपार्टमेंट नेम देना चाह रहा हूँ और डिपार्टमेंट नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ। अब ये कितनी कॉलम हमने इंसर्ट करवाने हैं? 2, एक डिपार्टमेंट नेम और एक डिस्क्रिप्शन। अब वैल्यूज़ के अंदर आके हम क्या देते होते थे? वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम दिया करते थे ना, CS एंड IT। अब यहाँ पे चूंकि इसने डायनेमिकली रन टाइम पे बताना है हमने, तो यहाँ पे मैं CS IT फिक्स नहीं कर सकता, ये तो फ्रंट एंड से आना है। तो यहाँ पे हमें देने पड़ेंगे वेरिएबल्स। क्या देने पड़ेंगे? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल ये एज के ऊपर डिक्लेयर होते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद आपने देना है @ से आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है। @ नेम, यानी कि डेप्थ नेम कर लो, चलो @ डेप्थ नेम। उसकी आगे आपने देनी है डाटा टाइप, मैंने कहा जी varchar 50 कॉमा और @ डिस्क्रिप्शन
उसकी डाटा टाइप वाचा 50, और आखिरी वाले वेरिएबल के बाद आपने कॉमा नहीं देना। अब जहाँ पे मैंने CSID दिया था वहाँ पे क्या दूंगा, @ डेप्ट नेम कॉमा @ DESC डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका पूरा एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। डिस्क्रिप्शन चूंकि एसक्यूएल सर्वर में एक कीवर्ड भी है, इस वजह से वो ब्लू साइन में आ रहा है, परेशान नहीं होना, आप इसको ब्रेक ब्रैकेट्स में कर लो, तो ये आपका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलूँ। क्रिएट प्रोसीजर, आगे स्टोर प्रोसीजर का नाम दे दिया और आगे अब उसके मैंने क्या दिए, पैरामीटर, और उसके बिगिन और एंड के दरमियान में वही इंसर्ट की क्यूरियाँ जो हम पहले लिखते आए हैं। उसके बाद ये सारा क्यूरी लिखने के बाद कहना है एग्जीक्यूट। क्या कहना है, कहता है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। कोई चीज़ मुश्किल, इस स्टोर प्रोसीजर का नाम याद रखना है। मैंने फिलहाल कॉपी कर लिया, आपने ये नाम याद रखना है। ये स्टोर प्रोसीजर ऐसे इसको बंद कर देना है, कहा जी कि नहीं मैंने सेव नहीं करनी क्यूरी, और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के फोल्डर पे आके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो तो ये देखो ये बना हुआ आ रहा है, dbo.sp डिपार्टमेंट इंसर्ट, हमारा एक इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब ये चलेगा कैसे, ये ऐसे चलेगा, डेटाबेस के नाम पे आओ, राइट क्लिक किया और कहा जी न्यू क्यूरी, यहाँ पे आके आपने सिर्फ क्या देना है, स्टोर प्रोसीजर का नाम, और जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको चलना चाहिए, लेकिन ये आपसे कुछ पैरामीटर मांगेगा। कहता है कि SP डिपार्टमेंट इंसर्ट जब चलता है तो उसको क्या इंसर्ट करने के लिए चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो कहता है जो तुमने नहीं दिया, तो अब वो यहाँ पे आपने देना है, मैंने देना है जी CS एंड IT और कॉमा, और उसके बाद क्या देनी थी, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने अपनी दे देनी है डिस्क्रिप्शन। कोई चीज़ मुश्किल, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चल जाएगा। कहा जी एग्जीक्यूट, तो कहता है डेप्ट ID के कॉलम में मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमने डेप्ट ID को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया। डिज़ाइन पे गए, ये डिपार्टमेंट का टेबल बनाया तो था, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इस आइडेंटिटी को क्या करना है, यस, अब ये सेव हो जाएगा। अभी जिस स्टोर प्रोसीजर ने चलने से मना कर दिया था अब वो चल जाएगा। कहता है 1 रोज इफेक्टेड। तो अब देखो क्यूरी समझ में आई है, यानी कि पूरी क्यूरी लिखने की जगह क्या लिखा, SP डिपार्टमेंट इंसर्ट, आगे पैरामीटर दिया और वो DB में जाके क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब आप डिपार्टमेंट के टेबल में जाके देखो, एडिट टॉप 200 रो करके देखो CS एंड ID आ रहा होगा। अब देखो ना CSID दे दिया, अब मैंने यहाँ पे नया देना है, ये CSID की जगह अब आपने कहा जी, मैंने कहा जी नया डिपार्टमेंट इंसर्ट करवाओ, FET फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रोल A एग्जीक्यूट, लो जी एक नई रो चली गई। जब आप इधर आओगे इसको चेंज करोगे तो ये देखो 2 के ऊपर FET भी आ गया। अब बजाय इसके कि बार बार इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज लिखूं, मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया। अब फर्क क्या है आम क्यूरी में, इसमें ये प्री कंपाइल्ड है, स्टोर प्रोसीजर क्या है, प्री कंपाइल्ड है, ये पहले से ही गन पकड़ के तैयार बैठा हुआ है। अब मैंने कौन सा स्टोर प्रोसीजर लिखा, इंसर्ट का। अब मुझे इंसर्ट, अब ये स्टोर प्रोसीजर पहले से ही तैयार बैठा है कि मैंने DB में इंसर्ट करना है। क्या क्या इंसर्ट करना है, डिपार्टमेंट नेम और डिस्क्रिप्शन, जैसे ही उसको मिलती है साथ ही ये चला देता है। लेकिन अगर खाली क्यूरी लिखूं तो वो रन टाइम पे उसको पता लगता है, अच्छा मैंने इंसर्ट करना है, अच्छा इस टेबल में करना है, अच्छा ये वैल्यूज है, फिर इंसर्ट करता है। तो क्यूरी वो जो आम क्यूरी है वो रन टाइम पे कंपाइल हो रही होती है, ये प्री कंपाइल्ड है, रिलेटिवली फास्ट है। बात समझते हो? ये स्टोर प्रोसीजर किसका बनाया मैंने, इंसर्ट का। उसके बाद अगला एक स्टोर प्रोसीजर एक और बनाना चाह रहा हूँ, सर्चिंग का। मैंने राइट क्लिक किया ना, न्यू स्टोर प्रोसीजर, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। क्रिएट प्रोसीजर इसने पहले से ही लिखा हुआ है, उसके बाद जो 2 लाइनें हैं वो खत्म कर दो। एज बिगिन एंड गो के दरमियान में, बिगिन और एंड के दरमियान में जितनी क्यूरियाँ वो खत्म कर दो, तो ये यहाँ पे काम आसान नहीं हो जाएगा लिखना। अब आप कहो क्रिएट प्रोसीजर SP अंडरस्कोर डेप्ट अंडरस्कोर सर्च एज बिगिन एंड, और डिपार्टमेंट हम किसके अगेंस्ट सर्च करें, ID के अगेंस्ट कर लें कि ID डालूं और सर्च करके बता दें कि ये है कि नहीं है, या नेम पे भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स WHERE वेयर डेप्ट ID इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, @ID के, जो भी मैं उसको पैरामीटर में दूं, और एज बिगिन एंड के अंदर आप उसे आके यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो @ID, और जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, एग्जीक्यूट। कहता है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस स्टोर प्रोसीजर को रूखा रूखा चला के देखो कि चल भी रहा है कि नहीं।
यहाँ पे लिख रहे थे ना हम क्यूरियाँ, पहले ऊपर इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर चला के देखा था, अभी मैं कौन सा चला के देखना चाह रहा हूँ, एसपी डेप्ट सर्च मैंने कहा चलाओ, और जिसकी डेप्ट आईडी क्या हो 1, इंसर्शन नहीं कर रहा मैं, सिर्फ नीचे वाला चला रहा हूँ। आ गया CS एंड ID, सर्चिंग का स्टोर प्रोसीजर बन गया, प्री कंपाइल्ड, रिलेटिवली फास्ट। मैंने स्टोर प्रोसीजर कॉल किया, यानी कि मेथड, उसको कहा जी 2 के अगेंस्ट रिकॉर्ड लाओ, सॉरी ये सिलेक्ट करना है दिस, तो आ गया FET, ये सर्च का स्टोर प्रोसीजर बन गया। इसी तरह अपडेट का लिखना है, स्टोर प्रोसीजर, न्यू स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर के बाद 3 लाइनें या 2 जितनी भी हैं, फिनिश, एज बिगिन के दरमियान में जितना सिंटेक्स उसने दिया हुआ, ये उसने ना सिर्फ कमेंट्स दिए हैं कि ये कर लो। अब किसका लिखना चाह रहा हूँ, अपडेट का, SP_dept_ अपडेट, और यहाँ पे बिगिन और एंड के दरमियान में आपने क्या लिखना है, अपडेट की क्यूरी लिखनी है। लिखूँ फिर, मैंने कहा तुम लोगों की सोच से परे ज़रा ध्यान रखना, अपडेट करो किसको, डिपार्टमेंट्स के टेबल को, सेट कर दो डेप्ट नेम इक्वल्स टू @ डेप्ट नेम के, कॉमा, सेट कर दो डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू @ डिस्क्रिप्शन के, वेयर, WHERE, वेयर किसके अगेंस्ट रिकॉर्ड अपडेट होगा, प्राइमरी की के अगेंस्ट, और वो क्या थी हमारी डेप्ट आईडी, ADEP डिपार्टमेंट्स डॉट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू @ ID। अब देखो जब अपडेट का स्टोर प्रोसीजर चलता है तो उसे कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, 3, एक डिपार्टमेंट नेम, एक डिस्क्रिप्शन और एक ID। तो अब आपने ऊपर 3 पैरामीटर डिक्लेयर करने हैं, @ डेप्ट नेम उसकी वाचा 50, @DESC डिस्क्रिप्शन उसकी डाटा टाइप वाचा 50, और @ID वो प्राइमरी की है जिसके अगेंस्ट रिकॉर्ड अपडेट होना है, इंटीजर। ठीक हो गया, स्टोर प्रोसीजर में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है स्टोर प्रोसीजर। कुछ पूछना है तो पूछ लो। एग्जीक्यूट किया, यस, जो अब नया देंगे, यस। लेट सपोज मैंने अभी देखा यार CSIT का नाम गलत एंटर हो गया है, CS स्पेलिंग नहीं गलत हो जाते, अब वो चेंज करने हैं तो अब क्या करें, बजाय अब नया डिपार्टमेंट तो नहीं ऐड कर देना, उसी को अपडेट करना है, तो ये उसके लिए जो नया डिपार्टमेंट नेम दोगे ना वो आप अपडेट हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर CS एंड IT की ID थी 2, अब मैं 2 के अगेंस्ट जो नया नाम दूंगा वो अपडेट हो जाएगा। ये करके देखते हैं। फिलहाल मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, कहता है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। स्टोर प्रोसीजर का नाम बस याद होना चाहिए, वो हम लिख लेते हैं। नो, यहाँ पे हम चला रहे थे, ये 2 स्टोर प्रोसीजर चला के देख लिए। अब किसका दिया मैंने, अच्छा 2 के अगेंस्ट क्या आ रहा था, FET। मैं कहता हूँ ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो जाए। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ ENG, फैकल्टी ऑफ ENG करना चाह रहा हूँ, कॉमा, उसके बाद आपने यहाँ पे उसे कोई नई डिस्क्रिप्शन देनी है, ABC दे दो कोई भी, कॉमा, ID क्या थी FET की 2। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। एग्जीक्यूट, कहते हैं 1 रोज इफेक्टेड, कहते हैं एक सर्च रो पे असर पड़ा है। अब जब 2 वाली आएगी तो देखो उसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो हमने अपडेट का भी स्टोर प्रोसीजर बना दिया। अब हमारा रह गया है डिलीट का, राइट क्लिक किया, यस यस। पहले हम सर्च करेंगे, लाइक की क्यूरी लगा के सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर नेम लाइक C। अब C से जो भी होंगे वो आ जाएंगे, उसमें से उसकी ID देख लेंगे और फिर उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। सर्च बाय नेम कर सकते हैं, सर्च बाय ID या सर्च बाय डिस्क्रिप्शन या डेट, कुछ भी के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रह गया डिलीट का, किसका रह गया, तो वो भी ये। अच्छा यहाँ पे देखो 3-4 स्टोर प्रोसीजर बना चुका हूँ, शो कितने हो रहे हैं, तो बच्चे बना के ले आते हैं, सर बनाए हैं शो नहीं हो रहा, हो भाई रिफ्रेश कर लिया करो, तो आ गए हैं तीनों। कहा जी न्यू स्टोर प्रोसीजर, मैं एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाना चाह रहा हूँ। ये डिलीट का तो इंतहाई आसान है, बच्चों वाला वैसे ही नहीं बनता, ये लोग बनाते ही नहीं है डिलीट का, है बहुत कम बनता है। क्रिएट प्रोसीजर SP_dept
अंडरस्कोर DELETE डिलीट, बिगिन और एंड के दरमियान में आपको क्या चाहिए, लो जी, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स WHERE वेयर डिपार्टमेंट्स ID इक्वल्स टू @ID टू डिलीट। ठीक है जी, क्या वेरिएबल का नाम दिया, ID2 डिलीट, और ऊपर पैरामीटर में भी वही देना है कि मैं इसको ID2 डिलीट दूं तो ये डिलीट कर दे। ID2 डिलीट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। लो जी, प्रोसीजर तैयार है। एग्जीक्यूट कहता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल C, जहां हम क्यूरियां लिख रहे थे वहां पे वापस आते हैं। 3 स्टोर प्रोसीजर देख चुके हैं हम, हमारे पास अब चौथा रह गया सिर्फ, कंट्रोल V SP_dept_delete। ज़रा गौर करना, जब ये सर्च वाला स्टोर प्रोसीजर चलाता हूँ तो नीचे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ 2, यानी कि डिलीट का स्टोर प्रोसीजर चलाया, कहा जी चलो, कहता है 1 रोज इफेक्टेड। अब ये 2 सर्च करूँ तो रिकॉर्ड आना चाहिए, तो नहीं आया, 1 दूंगा तो आ रहा होगा, कहता है जी ये रिकॉर्ड आ रहा है, सही है। अब ये तो काम किया है SQL पे, कस्टमर जो है वो हमारा अनपढ़ है, एक लेमैन है, उसके लिए अब सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए अब यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, पीछे क्यूरियां यही चल रही है। ठीक हो गया, DB बनाई। अब देखो कितने टेबल थे मेरे पास, फिलहाल 3 थे, तो एक टेबल के लिए कितने स्टोर प्रोसीजर बने हैं, 4। तो सुनो, एटलीस्ट 4 तो बनने ही बनने, 4 तो। लेट सपोज अगर एम्प्लॉय के टेबल की बात करूं तो इसके लिए कितने बनेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च 4, ऐसा ही है। अगर सर्च बाय नेम करना है तो 1 स्टोर प्रोसीजर, सर्च बाय CNIC करना है तो 2रा स्टोर प्रोसीजर, सर्च बाय नेम करना है तो 3रा, सर्च बाय सिटी करना है तो 4था, सर्च बाय जेंडर करना है तो 5वां। तो सर्च के इन्फिनिट बन सकते हैं। वो एम्प्लॉय लेके आओ जिसकी तनख्वाह 40,000 से कम है, वो लेके आओ जिसकी तनख्वाह 40,000 से ज़्यादा है, तो उतने स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो सर्च के 1 से ज़्यादा बनेंगे, एटलीस्ट 4 तो हैं ही हैं। तो अमूमी तौर पर अगर आपके पास 1000 टेबल हैं तो 1000 की पावर 4, आपके पास 4000 स्टोर प्रोसीजर बनेंगे। ठीक हो गया, कोई चीज़ मुश्किल। तो लेट्स सपोज हम आके यहाँ पे इतने स्टोर प्रोसीजर बन जाते हैं कि प्रोग्रामिंग पे इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये ओपन होने में 2-3 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टोर प्रोसीजर बन जाते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल। डायग्राम बनाई, उसके लिए हमने स्टोर प्रोसीजर, यानी कि ये डायग्राम बन गई तो पीछे काम कुछ नहीं रह जाता, मैं आपको बताऊँ, 0। जिसको ये बनानी आती है और स्टोर प्रोसीजर आते हैं वो DB की दुनिया में हीरो है। ठीक है, वो भी कुछ रहती हैं चीज़ें, ज्वाइन, व्यूज, ट्रिगर, वो बाद में देखते हैं। अभी उत्तर जी अभी इसमें ज्वाइन लगने हैं, व्यू बनने हैं, ट्रिगर बनने हैं, इतनी बात नहीं है, तुम लोग सीरियस ही ले जाते हो। ऐसे तुम लोगों का दिल अच्छा करने के लिए क्या, नहीं माशाल्लाह तुम लोग लाइक बच्चे हो। ठीक हो गया जी, चलो आगे। DB यानी कि बच्चे मेरी बात याद रखना, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है कोई टीचर नहीं आपको बताएगा, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना C#, इसके बगैर नौकरी वाकई कहीं नहीं मिलनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट DB है। अगर डेटाबेस नहीं आती, जितने मर्जी अच्छे प्रोग्रामर हो, तुम्हारी वैल्यू 0 है, वर्थ 0 है, अगर DB अच्छी नहीं आती। समझ गए हो, तो डेटाबेस अच्छी आनी चाहिए। जब आपने डेटाबेस बना ली तो पीछे रहा कुछ नहीं जाता। डेटाबेस बनाई, मिनिमाइज कर दिया, विजुअल स्टूडियो पे आ गए, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। यहाँ पे विजुअल बेसिक पे नहीं जाना, कोई सवाल है तो पूछ लो। विजुअल C# पे गए, यहाँ पे आके मैंने कहा मैं कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, विंडोज फॉर्म, और उसे नाम दे दो एम्प्लॉय सिस्टम या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो मर्जी दे दो। नहीं, जो मर्जी नाम दो, नाम डिफरेंट हो सकता है। शुक्र है ये पूछ लिया है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या बन गया, एक फॉर्म बन गया। अब मेरी बात को ज़रा समझना, इस फॉर्म को बेशक बंद कर दो, हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना फॉर्म बनाएंगे। राइट क्लिक किया एम्प्लॉई सिस्टम पे, ये अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना प्रॉपर्टी के फोल्डर में क्या है, रेफरेंसेस में क्या है और एंड सो ऑन, पहले बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो वो कोई ऐसी बहस की मुबासी वाली बात नहीं है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक अदद विंडोज़ फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ कि विंडोज़ फॉर्म ऐड डिपार्टमेंट्स बना, ऐड डिपार्टमेंट
ऐड किया, ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट का। अब इसके ऊपर जो लेआउट आपने बनानी है, जो यूज़र इंटरफेस बनाना है, जो कंट्रोल लगाने हैं, वो इस टूल बॉक्सेस में से मिलने हैं, बाहर से पुत्र कुछ नहीं आना, या कोड लिखने से यहाँ कोई चीज़ इन्वेंट नहीं होने वाली। इसीलिए इसको समटाइम अच्छा भी नहीं समझा जाता विंडोज़ फॉर्म को, काफ़ी ज़्यादा मोहताज है ये टूल बॉक्स का, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे लेट्स सपोज एक अदद मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ लेबल को ड्रैग किया, लेबल को ड्रॉप किया, 2 लेबल लगा लिए, टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रहा हूँ TEXT, ये एडमिन साइड वाला पेज बन रहा है, ये कस्टमर का नहीं है इससे ताल्लुक, ये एम्प्लॉय से नहीं है। 2 फॉर्म, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लग गए। बटन चाहिए तो BUTT लिखा तो आपके पास यहाँ पे बटन आ गया, सही है। यूज़र इंटरफेस तैयार हो गया हो तकरीबन हमारा। प्रॉपर्टी में जाओ, लेबल का टेक्स्ट चेंज कर दो, प्रॉपर्टी विंडो ओपन हुई, यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेबल 1, यहाँ पे यूज़र क्या एंटर करें, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ क्या एंटर करें, जी नहीं, क्या मसला, प्रॉपर्टी में से ही होना है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे वो मेरे से पहले पूछ रहा है डिपार्टमेंट नेम बताओ, और फिर बाद में क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन, और ये एक अदद बटन है, इसकी पोजीशन जो मर्जी कर लो, जैसा चाहोगे ये हो जाएगा। इस बटन पे जब डबल क्लिक करोगे तो ये पीछे इसने एक इवेंट जनरेट कर दिया बटन बन के क्लिक का। ये वो C# वाला कोड है जहाँ पे हमने डायनेमिक C# का कोड लिखना है, जो हम काम सीख के आए हैं, यहाँ से C# की कोडिंग स्टार्ट होती है। एक और चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, एक विंडोज़ फॉर्म के पुत्र 3 हिस्से होते हैं। एक विंडोज़ फॉर्म के कितने हिस्से होते हैं, मैंने ऐड डिपार्टमेंट का फॉर्म बनाया तो एक हिस्सा इसका ये है डिज़ाइन व्यू। कौन सा व्यू, डिज़ाइन व्यू, जिसके ऊपर आप ये डिज़ाइन कर रहे हो। दूसरी इसकी जुड़वा फाइल है जहाँ पे हमने कोड लिखना है C# का, राइट क्लिक करो व्यू कोड, ये उसकी जुड़वा फाइल है जहाँ पे हम C# का कोड लिखेंगे, और यहाँ पे आ भी रहा है ऐड डिपार्टमेंट, यानी कि जिस नाम से ये डिज़ाइन है उसी नाम से पीछे उसकी क्लास बनी हुई है। इसको कभी छेड़खानी नहीं करनी ज़्यादा इसके साथ। तीसरी फाइल कौन सी है, डिज़ाइनर वाली, जो कंट्रोल आप उस पर लगाते जाओगे ये उसकी यहाँ पे यानी कि अपना कोड लिखता जाएगा, आपका उससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे 2 लेबल लगाए थे ना, तो यहाँ पे उसने उसका मेटा डाटा रखा है कुछ, कि लेबल 1 एक लगा हुआ है, एक लेबल 2 लगा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स 1 लगा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स 2 लगा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे इसका अपना कोड जनरेट कर रहा है। ये फाइल सिर्फ देखने के लिए होती है, लेकिन आपने इसमें कभी चेंजेस नहीं करनी। तो 2 फाइलों में काम करना है बस, डिज़ाइन में और उसकी कोड में हैंड वाली फाइल में। सही हो गया, कोई चीज़ मुश्किल। चलूँ आगे। अच्छा, आज ना मैं आर्किटेक्चर नहीं बना रहा, मैं वैसे इंसर्शन कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट टाइम ना यहाँ पे वो आर्किटेक्चर वाला काम बहुत लंबा है, तो मैं आपको ज़रा घपले में नहीं डाल रहा, आज सिर्फ ज़रा कोर काम करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 अदर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब जैसे ही ये बटन प्रेस हो, मैं ऐड बटन 1, इसका भी टेक्स्ट चेंज करूँ, प्रॉपर्टीज़ पे गए, मैंने कहा जी ऐड डिपार्टमेंट, कंट्रोल-S, तो ये एक बटन लग गया है डिपार्टमेंट का, इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, और वो कोड क्या हो, वो आप कोड देखो इंसर्शन का, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये वो उल्लम पुल्लम सारा कुछ इसमें आ जाना है। सबसे पहला तो काम ये है कि डेटाबेस में इंसर्शन करनी है तो पहले डाटा होना चाहिए, तो वो डाटा ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा जी स्ट्रिंग डेप्ट नेम, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो। कहाँ हो जाएगा, पहले इंसर्शन हमने फ्रंट एंड से नहीं करनी, हमने इंसर्शन करनी है पहले। वो देखो ज़रा, मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, उसके अंदर वो डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए जो यहाँ से मैं फ्रंट एंड इस टेक्स्ट बॉक्स से एंटर करूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है पता है, ए टेक्स्ट बॉक्स 1, क्या है इसकी आईडी, तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 से पीछे एक्सेस हो रहा होगा। मैंने कहा जी टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा है, देखो पीछे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में आप डाटा एंट्री करोगे वो इस वेरिएबल में आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से आएगी, कोई चीज़ मुश्किल। ये दूसरी वाली लाइन पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि भाई ये बना कैसे है, काम क्या हो रहा है। प्रोग्राम की क्लास में पहले जाओ, यहाँ पे उसे स्टार्टअप फॉर्म बताओ, जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो फॉर्म 1 ही चल रहा होगा, जो उस पर कोई काम किया ही नहीं मैंने। चला, ये वो फॉर्म 1 है जिसमें तो काम ही कुछ नहीं किया, हमने किस फॉर्म पे काम किया है, ऐड डिपार्टमेंट पे। तो उसे कहो कि एप्लीकेशन डॉट रन किसको चलाए, ऐड डिपार्टमेंट को चलाए, कंट्रोल-S, तो मैंने यहाँ ऐड डिपार्टमेंट कर दिया। अब चलाऊंगा तो वो वाला चलेगा,
ये फॉर्म ओपन हो गया, लो जी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमारी तकरीबन तैयार है। यहाँ पे मैंने देना है जी CSIT हो गया, FET हो गया, DPT दे देते हैं जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, और डिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा जी ऐड करो। जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो ये देखो दूसरा आके यहाँ पे वेट कर रहा है, तो देखो डिपार्टमेंट नेम में DPT आ गया, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ रही है नहीं, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। F10 करोगे तो होगी, F10 किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और देखो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गई, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आ गया। तो डाटा उठा के मैंने वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। अब किसको देना है, सिर्फ डाटाबेस को देना है और इंसर्शन होगी, कहानी खत्म। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो पूछ लो। यानी कि फ्रंट एंड से डाटा उठाया है, किस में रखवाया है, वेरिएबल्स में। अब डेटाबेस में ये डाटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है पुत्र, यहाँ से शुरू होती है डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या शुरू होती है, ADO.NET स्टार्ट हो रही है। ADO.NET कहते थे ना, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट्स, ये वो काम स्टार्ट हो रहा है जिसपे लोग पागल होते हैं कि क्या करें। अब ये जो बात बताने लगा हूँ ये कीमती है। डेटाबेस में अगर आपने इंसर्शन करनी है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, 3 चीज़ें को 3 काम करने हैं। पहली चीज़, आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या बुला है, कि डेटाबेस का एड्रेस है कि केडी DB पे जाके डाटा इंसर्ट होना है, उस पर आपका सर्वर का नाम होना चाहिए कि SQL सर्वर का क्या नाम है, डेटाबेस का क्या नाम है, टेबल का क्या नाम है। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस के साथ कनेक्ट। अब यार देखो ना, डेप्ट नेम में आ गया डेप्ट नेम DPT, डिस्क्रिप्शन में आ गई डिस्क्रिप्शन। अब ये DB को देना है, SQL सर्वर को देना है। अब मसला ये है कि SQL सर्वर ये एक अलहदा दुनिया है, ये एक अलहदा दुनिया है, इनके आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं, इनका कोई आपस में मेल है ही नहीं। अब वो मेल हमने करवाना है, समझ रहे हो बात को, यानी कि इसे कहते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। वो करवानी है, वो करवाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, डेटाबेस का एड्रेस होता है। उसके बाद दूसरा काम होता है SQL के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। क्या करना, यानी कि लेट्स सपोज मैंने ना असलम को ना 10 रुपये देने हैं, असलम को। अब मैंने सबसे पहले उसके घर का एड्रेस होगा तो जाऊँगा ना, तो असलम के घर का क्या होना चाहिए, एड्रेस। जब उसके घर चला जाऊँगा तो कनेक्शन बनाऊँगा, डिंग डोंग बेल दूंगा, फिर असलम बाहर आएगा और फिर उसे काम बताऊँगा कि भाई मैं ये करने आया हूँ। तो 3 चीज़ें, कनेक्शन स्ट्रिंग, SQL के साथ कनेक्शन, और तीसरा काम SQL को कमांड देना। 3 काम आपने करने हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग पहली चीज़ लेके आनी है, उसके बाद SQL के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और फिर SQL को कमांड देनी कि ए काम कर, तो वो कर देगा। मेरी बात को समझ आती है बात। पहला वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये कोड मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन सारी उम्र ये कोड फिक्स्ड है, जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये चलेगा। ये काम ना कॉपी पेस्टिंग वाला है, यानी कि, लेकिन आपको समझाने पे मुझे टाइम लग रहा है। चीज़ आसान है, परेशान नहीं होना, ना भी समझ आए तो रटा ला लेना, हो जाया करेगा। यस, SQL को कमांड देना। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम रख लो कौन str, ये कन्वेंशन यूज होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हम क्या नाम रखते हैं, कौन इक्वल्स टू @ इन्वर्टेड कॉमा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कनेक्शन स्ट्रिंग देने का तरीका है। @ जो है ना, ये वेरिएबल पाथ स्टोर करने के लिए यूज होता है। वेरिएबल पाथ के जो मर्जी पाथ बने, इस फलाने सर्वर पे चले जाओ, ये याद रखना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? पहले क्या देनी, कनेक्शन स्ट्रिंग, उसका नाम क्या दिया, कौन str इक्वल्स टू @ और इन्वर्टेड कॉमास, इसमें आपने क्या देना है, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। अब रौला पड़ गया, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लाऊं, क्या होती है, पड़ गया ना रौला। आपने यहाँ से जाना है व्यू सर्वर एक्सप्लोरर, वैसे की जुबानी भी लिखी जा सकती है, लेकिन आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। व्यू सर्वर एक्सप्लोरर पे गए तो ये यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर ओपन हो गया। सर्वर एक्सप्लोरर पे डाटा कनेक्शन पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक करके कहा ऐड कनेक्शन ऐड कर लिया। यहाँ पे वो कहता है मुझे सर्वर का नाम बताओ, सर्वर का नाम वही देना है जो यहाँ पे था, लोकल। यहाँ पे आके क्या दे दिया, लोकल, और यहाँ पे आपने देना है डेटाबेस का नाम। तो मैंने किस नाम से डेटाबेस बनाई थी, ओके किया, ये यहाँ पे इसका कनेक्शन ऐड हो जाएगा। समझ गए बात को, ये यहाँ पे। अब मेरी बात सुनना, विजुअल स्टूडियो भी जो है ना, जो काम आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में सारा काम करते हो ना, विजुअल स्टूडियो भी उसके साथ कुछ फीचर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप यहाँ पे डेटाबेस बना भी सकते हो और स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हो। डायग्राम में जाओ तो ये वही डायग्राम आ रही है जो वहाँ बनी हुई थी, यानी कि सेम डायग्राम आप विजुअल स्टूडियो में भी व्यू कर सकते हो। समझ गए बात को? आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करके न्यू टेबल करके यहाँ पे भी टेबल बना सकते हो, यहाँ बनाओगे तो वहाँ भी बनते जाएंगे।
लेकिन इसमें ना कुछ फंक्शनैलिटी अभी नहीं है, ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है, वो फुल फंक्शनैलिटी देता है, तो वही यूज़ करना है। अच्छा, बहरहाल ये कनेक्शन हो गया। टेबल में जा रहे हो तो ये टेबल आ रहे हैं, व्यूज़ में जाओगे तो व्यू आ रहे होंगे, स्टोर प्रोसीजर में जाओगे तो ये स्टोर प्रोसीजर बनाए थे हमने, आ रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च। ये तो काम हो गया कि भाई ठीक है कनेक्शन हो गया है। इस डेटाबेस के नाम पे राइट क्लिक करो और जाओ इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाओ। ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हुई, इसको ज़रा बड़ा कर लो। तो ये देखो ये पड़ी हुई कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है यहाँ पे, ये राइट, इस पर डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए कंट्रोल से ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने क्या कर लेनी है, ये डेटाबेस का एड्रेस है पुत्र, ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे डाटा सोर्स में क्या लिखा हुआ है, लोकल। अगर ये डीबी मेरी ऑनलाइन होती तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर का आईपी आ जाता 192.168.2.1 और वहाँ पे जो भी डेटाबेस का नाम है वो। ये कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो में वापस आए, सॉरी मैं था ही विजुअल स्टूडियो में, वो प्रोग्रामिंग वाली लेयर पे वापस आए और यहाँ पे आके यस @ इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग क्या कर दी, पेस्ट कर दी। यानी कि डाटा सोर्स, अब कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने कहा था जुबानी भी लिखी जा सकती है, तो याद कर लो, डाटा सोर्स में सर्वर का नाम देना है, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम देना है, इनिशियल कैटलॉग एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टूल, तो ये जुबानी भी लिखी जा सकती है। एंटर किया, पहला काम हमारा पूरा हुआ, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई। उसके बाद क्या था, वेरी गुड, एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने लगूं तो बच्चे 2-3 हज़ार लाइनों का कोड है। कितनी हज़ार? अब बजाय इसके कि मैं जलील हूँ तो यहाँ पे बिल्ड इन नेम स्पेसेस हैं, बिल्ड इन क्लासेस हैं, इन्होंने विजुअल स्टूडियो वालों ने दी हुई है। पहला लेक्चर याद है बेस क्लास लाइब्रेरी वाला, ये उसमें बिल्ड इन पड़ी हुई है, तो हम वो यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कुछ नेम स्पेसेस लिखनी पड़ती हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये दो नेम स्पेसेस हैं जो आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है। फिलहाल मैंने इनको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया किसी वजह से, बताता हूँ। नीचे आ गया, मैंने क्या करना है, एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन लिखा तो कुछ नीचे एक्सेस हुआ है नहीं। अब मैं जाके ऊपर नेम स्पेसेस वहीं पे लिख देता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही लिखता हूँ ना एसक्यूएल कनेक्शन, तो वही नेम स्पेसेस आ गई। तो देखो एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास आ गई हमारे पास। मैंने कहा जी मैं एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है जी। उस कनेक्शन का नाम क्या रखना है आपने, मैंने कहा जी कॉन रख दो, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो दो काम हो गए पूरे कि कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस का एड्रेस मिल गया और अगला काम क्या कर लिया, डेटाबेस के साथ एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। अब भाई मेरी बात सुनो, किसी के घर पे जाके बेल देनी है, बेल तो तब दूंगा ना जब एड्रेस होगा, यानी कि इस एसक्यूएल कनेक्शन को कैसे वो कनेक्शन बनेगा जब इसके पास, तो वो जो ऊपर वेरिएबल रखवाया था ना कौन एसटीआर, वो इसको पास करना है, कौन एसटीआर वो इसको दे दिया। कनेक्शन स्ट्रिंग ऊपर ली थी ना वो इसको पास कर दी। तो कनेक्ट चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग दे देता, ये भी तरीका ठीक था, लेकिन सिंटेक्स खराब हो जाना था, ठीक है। तो ये इसको पसंद नहीं किया जाता, कनेक्शन स्ट्रिंग पहले वेरिएबल में रखवाओ फिर उसे पास करो, यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। हाँ जी, यहाँ पे आप कौन ले लो, जो मतलब क्या लूँ तुम बताओ, कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दूँ, अब ठंड पड़ जाएगी, नो इशू नो इशू। और वही कनेक्शन स्ट्रिंग इसको पास करनी है, एलो। उसके लिए ना यहाँ पे हम अक्सर लिखा करते हैं डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट इंस्टेंस। तो अब आप इसको दुनिया पे किसी भी सर्वर पे चलाओ चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के केस में यहाँ देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन के केस में आईपी देना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। डाइस आ गया, रख दो रख दो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बात था कोई, हाँ तो वो ये यस, तो जो भी सर्वर का नाम है वो यहाँ सर्वर का नेम देना। डॉट का मतलब है करंट इंस्टेंस, तो जिस भी सर्वर पे चलाओगे इजीली चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के केस में आईपी देना ही पड़ेगा। जब आपने किसी कस्टमर को देनी है और उसकी डीबी ऑनलाइन है तो एक्जी फाइल बनाने से पहले यहाँ पे चेंज करनी है। खुदा का खौफ कर, बिल्कुल भी नहीं, वो बाइनरी फाइल होती है बस। हाँ दोबारा से एग्जिट करके देंगे। ठीक हो गया जी, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी, एसक्यूएल के साथ हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया, दो चीज़ें हो गई।
अब एसक्यूएल के साथ कमांड, मैंने कहा जी एसक्यूएल कमांड तो बिल्डिंग क्लास आ रही है एसक्यूएल कमांड की। एसक्यूएल कमांड का कोई नाम रख लो, CMD इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये CMD आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो। अब मुझे बताओ ये जो एसक्यूएल कमांड है, अब इसको दो चीज़ें बतानी है कि मैं कौन सा स्टोर प्रोसीजर चलाना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कौन सा स्टोर प्रोसीजर चलाना चाह रहा हूँ और कनेक्शन कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ। अभी हमने लेट सपोज इंसर्शन करनी है ना, तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में आओ तो स्टोर प्रोसीजर ये वाला चलाना चाह रहा हूँ, SP_department_ insert, तो इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी एसक्यूएल कमांड, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे क्या देना है, स्टोर प्रोसीजर का नाम SP_department_insert, कॉमा कौन सा कनेक्शन यूज करना चाह रहे हैं, कौन यूज करना चाह रहे हैं, कोई चीज मुश्किल। अब ये जो स्टोर प्रोसीजर है, ये कौन सा स्टोर प्रोसीजर है, ये पैरामीटराइज्ड है। जब ये चलता है तो कुछ पैरामीटर मांगता है, कुछ पैरामीटर मांगता है, यानी कि यहाँ पे आके इसको खाली खाली चला के पहले दिखाता हूँ कि ये कैसे मांग रहा था पैरामीटर। ये पहला वाला चलाना चाह रहा हूँ, और अगर पहले वाले को मैं कोई पैरामीटर ना दूँ ना, खाली चलाऊँ इसको, मैं कहूँ SP_department_insert चल, तो वो कहेगा शर्म करो, नीचे पैरामीटर तो दो, @department name तो दो मुझे, मैं फिर चलूंगा। अच्छा मैं इसको खाली ना डिपार्टमेंट नेम दे देता हूँ, मैंने इसको क्या दे दिया, तो फिर चला के देखते हैं, कहता है शर्म करो, नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो वो भी देनी पड़ेगी, फिर कॉमा करो, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर डिस्क्रिप्शन दो। अब जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो अब वो इंसर्शन हुई है। तो इसी तरह वहाँ पे जब स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया तो इसको पैरामीटर देने हैं, अब वो कैसे देने हैं, वो ऐसे देने हैं, CMD.parameters.add with value, CMD.parameter.add with वैल्यू, और इसमें दो चीज़ें आपने देनी है, एक तो वेरिएबल का नाम देना है जो वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में डिक्लेयर किया था, और कॉमा डाटा देना है इसको। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को ज़रा रुखा रुखा जब चलाया था, तो जब ये चला था empty करके एग्जीक्यूट, तो ये पहले क्या मांग रहा था, @dept name मांग रहा था, तो यहाँ पे आपने उसको dept name देने @dept नेम, और डिपार्टमेंट नेम हमारे पास वेरिएबल में पड़ा हुआ है डेप्ट नेम में, तो ये हमारे पास पैरामीटर के अंदर हमने वो डिपार्टमेंट नेम दे दिया जो हमने टेक्स्ट बॉक्स से उठाया था, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स से जो डिपार्टमेंट नेम उठाया था वो किसके पास आ गया, इस वेरिएबल के पास, और इस वेरिएबल के पास आने का मतलब यह है कि डीबी में इंसर्ट हो गया। क्या चीज़, ठीक है, ये देखो ये स्टोर प्रोसीजर बनाया था हमने, प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर प्रोसीजर, इसको करो मॉडिफाई। बच्चे ये स्टोर प्रोसीजर है, क्रिएट ऑल्टर प्रोसीजर SP_department_insert। जब ये स्टोर प्रोसीजर चलता है तो इसको दो पैरामीटर चाहिए, इसको डिपार्टमेंट नेम चाहिए और इसको डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया मैंने, @department name, ये वो वाला लिखा है मैंने, स्टोर प्रोसीजर में लिखा हुआ है। अगर इसके नाम में चेंजेस हुई तो इंसर्शन नहीं होनी, इसने कहना है मुझे मिल ही नहीं रहा ये, तो ये वही नाम देना है जो यहाँ स्टोर प्रोसीजर में है। आप इसको एक्सटेंड करके देख लो यार, ये दो देने हैं, @dept name, तो यहाँ पे सेम लिखना है @dept name, और डाटा किस में है, इस वेरिएबल में, वो दे देना है। जितने ये वेरिएबल है ये CMD.parameter.add with value उतनी दफ़ा लिखना पड़ना है। हाँ, उसके बाद अगला पैरामीटर वो मेरे से क्या मांग रहा है, @DESC, तो आप उसको चेंज करो @DESC, और डिस्क्रिप्शन में कौन सी वैल्यू देनी है जो टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ रही है, DE डिस्क्रिप्शन। कोई चीज़ मुश्किल। अब ये हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम भी बता दिया, बच्चे बातें ना करो, ये बड़ा कंसंट्रेशन वाला काम है। हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम भी बता दिया और उसको पैरामीटर भी दे दिए। अब अगला काम क्या करना है, उसको कमांड बतानी है, CMD.command type, उसे कमांड टाइप बतानी मैं किस तरह की यूज कर रहा हूँ, CMD.command type equals to command type dot स्टोर प्रोसीजर, यानी कि ये मैंने देख लो बात समझना, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये सारी इंटेलिजेंस में आ रहा था कोड, मैंने कुछ खुद से नहीं कुछ टाइप किया। CMD.command type equals to command type dot स्टोर प्रोसीजर, मैंने उसे बता दिया कि मैं कमांड टाइप किस तरह की यूज़ कर रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर टाइप की। उसके बाद आपने कनेक्शन ओपन करना है डेटाबेस के साथ, con.open का मेथड है, मैंने कहा डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्या करो, ओपन करो और इंसर्शन करवा दो। उसके बाद इंसर्शन को इस स्टोर प्रोसीजर को रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं CMD.execute non-query, CMD.execute, ये नॉन क्यूरी पता है क्या किरदार निभाता है, जब ये स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करके आप इस पे एग्जीक्यूट पे नहीं क्लिक करते, ये वाला किरदार निभाता है CMD.execute non-query के, वो बस डीबी में
इंसर्शन करवा देता है, या जो भी आपकी क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करवा देता है। और उसके बाद आपने कनेक्शन को क्या कर देना है, कॉन डॉट क्लोज, यानी कि कनेक्शन ओपन किया तो कॉन डॉट क्लोज भी करना है। ये इतना सा काम था, ये 4-5 लाइन है, बस हो गई इंसर्शन। सुनो, यहाँ पे आपने पहले डाटा उठा लिया, डेप्थ नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली, एसक्यूएल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, एसक्यूएल कमांड दी, कमांड में क्या दिया, स्टोर प्रोसीजर का नाम दिया, उस स्टोर प्रोसीजर को चलने के लिए जो पैरामीटर्स थे वो दिए। मैंने कहा डिपार्टमेंट नेम चाहिए था उसको, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट नेम के अंदर ये दे दी वैल्यू और डिस्क्रिप्शन में ये दे दी। और फिर मैंने उसको कहा कमांड टाइप में किस तरह की यूज़ कर रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर, कॉन ओपन cmd.execute नॉन क्यूरी के, इसको चलाओ, और कॉन डॉट क्लोज, इसको चला के देखते हैं और देखते हैं डेटाबेस में इंसर्शन आई है कि नहीं। ये फॉर्म ओपन हुआ, पहले तो स्टोर वहां पे चलाया था, अब एक लेमैन भी यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे मैं देता हूँ FET, क्या दिया, FET दिया और डिस्क्रिप्शन दी। देख लो पहले DB में तो नहीं है FET, नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था, मुझे खुद याद है। एडिट टॉप 200 रोज, एग्जीक्यूट, सॉरी डिप्लॉय मिनी डिपार्टमेंट्स, CSIT है और ये DSDS है। मैंने यहाँ पे FET दिया और डिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा जी ऐड डिपार्टमेंट, सब कुछ ठीक रहा तो इंसर्शन हो जाएगी और पीछे आ जाएगी। आ गया FET DB में। अब मैंने फ्रंट एंड से एंट्री किया, पीछे आ गई है। अब उसके बाद उसको मैसेज भी दिखाना है कि काम हो गया है, तो उसके लिए मैसेज दिखाने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है मैसेज बॉक्स डॉट शो सेव्ड सक्सेसफुल। क्या कह दिया, सेव्ड सक्सेसफुली, और FULLY सेव्ड सक्सेसफुली। और टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी भी करवाना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू नल। इसको मैंने अब चलाया, मैंने कहा जी डिपार्टमेंट नेम में देता हूँ कंप्यूटर साइंस, और डिस्क्रिप्शन मैंने कहा जी ऐड करो। कहता है जी सेव्ड सक्सेसफुली, टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो गए, अगली एंट्री कर दो, ऐड डिपार्टमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, अगली एंट्री कर दो। मैंने कहा ऐड डिपार्टमेंट सेव्ड सक्सेसफुल, DB में आके देखो उतने रिकॉर्ड आ गए होंगे, कंप्यूटर साइंस DF यार, कोई चीज़ मुश्किल जाने देगा। यस, मैंने उस पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नहीं लगाया, ऐड डिपार्टमेंट। तो ये अगर आपने वो काम करना है तो उसका भी हल है मेरे पास। ये काम फिर ऊपर करना था आपने, इधर इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल। एंड की कंडीशन होती है हमारे पास, एंड टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल। तो फिर क्या हो, हाँ जी, ये जो कोड मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ वो ये पूरा का पूरा काम करे और डेटाबेस में क्या करवाए, इंसर्शन करवाए। एल के अंदर मैसेज दिखाओ, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो, हाँ ऐसे ही है बस, ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। अगर दोनों नॉट इक्वल्स टू नल के हैं तो ये काम हो, वरना ना हो, वरना कहे कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। चला, पहले तो मैं अगर एम्प्टी देता तो ये चला जाता है एम्प्टी, तो मैंने ऐड किया, नहीं क्या बात है, ओह सॉरी, और अगर एक भी नल है, सॉरी ये कौन था, सॉरी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो वो पीछे बैठा भी बेचारा जाग रहा है। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दिया, मैंने कहा ऐड डिपार्टमेंट,
है, तो वो कहता है ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पे ये दिया, दूसरा नहीं दिया, वो कहता है ऑल फील्ड एंड ही आना था, दिस करा दिया एंड ही आना है। नहीं सर आपने एक में वो खाली रोटेशन दिया, अच्छा नहीं वैसे और ही बनता है यार यहाँ पे, अगर एक नहीं यार एक सेकंड ठहरो ना, नॉट इक्वल्स टू नल होना चाहिए, एंड आना है, एंड आना है, दोनों दोनों नॉट इक्वल्स टू नल होने चाहिए, अगर एक भी नल है तो वो ना करे। तो अब मैंने दिया डिपार्टमेंट नेम, मैंने नीचे वाला एम्प्टी छोड़ दिया, कहता है ऑल फील्ड रिक्वायर्ड्स, मैंने दोनों दी, सेव किया, अब मेरा इंसर्शन हो गया कोड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाला छोड़ देता हूँ, दूसरे वाला दे देता हूँ, फिर भी कहेगा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। और डीबी में आके देख लो, जहाँ पे नल गया वहाँ डीबी में भी नल आ रहा होगा, तो ये चवली बाजी है वैसे। तो ये आपने वैलिडेशंस लगानी है, इस तरह से बैक एंड पे चेक लगाने हैं। ये रहा वेरी गुड यार, तुम लोग सारे जरा गौर से इस कोड को देख लो। मैं जरा आपको ये बता दूं, ये मैंने ऐड डिपार्टमेंट के लिए लिखा है ना, ऐड डेजिग्नेशन के लिए इस कोड में क्या चेंजेस होंगी बताओ। वेरिएबल के नाम, यहाँ पर डेजिग्नेशन नेम, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं चेंज होनी, ये नहीं चेंज होना, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम बदल जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल के नाम बदल जाएंगे और यहाँ पे वो वेरिएबल आ जाएंगे, बाकी एज इट इज सेम। अब ये सारी, मैं यार देखो मैं बच्चों को गुर बताता हूँ फिर भी पता नहीं क्यों फेल हो जाते हैं। ये कोड फिक्स है बच्चे, सारी उम्र चेंज नहीं होना, कॉपी कर इसको समझ लो, बस यही कॉपी टक पेस्ट चेंजेस की और इंसर्शन, इसी तरह सर्चिंग, कॉपी टक पेस्ट सर्च। यार ये पहली वाली दो लाइनें समझ आती हैं, क्या कर रही हैं पहली दो लाइनें? नहीं ये लिखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डाटा एंटर करूंगा ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। मैंने कहा स्ट्रिंग डेप्थ नेम एक वेरिएबल है, उसमें डाटा कहाँ से आना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि उसमें भी जो यूजर ने टेक्स्ट लिखा है आ जाए, इधर भी जो टेक्स्ट लिखा है आ जाए, आ गया। उसके बाद आपने कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। उसके बाद एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसे क्या पास कर दी, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी कि भाई देखो डेटाबेस में अगर आपने इंसर्शन करनी सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस आ गया। उसके बाद एसक्यूएल के साथ एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन, जाके डिंग डोंग बेल देनी है, डिंग डोंग बेल हो गई। बेल होने के बाद इसमें भी रौला आता है पुत्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बल्कि मैं तुम लोगों को एक एरर करके दिखाता हूँ, मैं तुम्हारी बात दोबारा समझाता हूँ। इधर देखो, लेट सपोज बच्चे की सर्वर ऑफ हो सकता है एसक्यूएल सर्वर ही ना मिले, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आके सर्वर को जरा थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। MS SQL सर्वर, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज द सर्विस, चल स्टॉप ही कर दे, पॉज की करना है, मैं क्या रोक दो। अब आपको नहीं पता लगना वहाँ पे सॉफ्टवेयर, अब ये सारी उम्र नहीं चलना, ये सर्विसेज समटाइम विंडोज़ में खुद ही ऑफ हो जाती है। सर्वर हो गया स्टॉप, अभी यहाँ पे ये इंसर्शन कर रहा था, अभी देख लेते हैं क्या करता है। मैंने आके यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दिया, डिस्क्रिप्शन दी, टक बटन दबाया, नहीं हैंग नहीं हुआ, पीछे एक्सेप्शन पे लेके आएगा। हाँ हैंग हो गया, ले आया एरर आ गया, कॉन डॉट ओपन। अब देखो सारा कोड मेरा चला है, कॉन डॉट ओपन पे रौला दे दिया है। कॉन डॉट ओपन पे दरअसल असल काम होता है, डिंग डोंग दे के बेल दे दी मैंने, अंदर से आके बंदे ने मुझे अटेंड नहीं किया, अटेंड करते हुए वो कहता कनेक्शन ही नहीं ओपन हो रहा। मैं एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस में डाटा भेजना चाह रहा हूँ, भेजा ही नहीं जा रहा, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा, बंदा सोया हुआ है। कहता है a network related instance error occurred while establishing a connection to SQL server, the server was not found or not accessible। कहता है या तो मिल नहीं रहा या एक्सेसिबल नहीं है। अभी इसने ये इतना बड़ा कांड कर दिया था, और ये हमारी जो है ना, ये भी रौला है, ये भी बहुत बड़ा कांड है, इधर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। ये देखो इधर बल्कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करो पुत्र, ट्राई टक, ट्राई में जो कोड मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, टक 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 टक, ए टक ट्राई कैच, मैं कहता हूँ कैच करो किसको, एक्सेप्शन को किसी वेरिएबल ई में, और जो एक्सेप्शन आई है वो शो करवा दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो ई डॉट
मैसेज, बल्कि पूरी चाहो तो पूरी दिखा दो, मैसेज में चाहो तो ये क्या कहते हैं, एक्सेप्शन डी चलाया। अभी ये इसने चलते चलते ये क्या हो गई थी, ब्रेकडाउन हो गई थी एप्लीकेशन, आपने देखा ही था। ट्राई कैश लगाने से ये होगा, आपकी एप्लीकेशन चलते चलते ब्रेकडाउन नहीं होगी, आपको वो फ्रंट एंड के ऊपर वो क्या करेगी, आपको मैसेज शो करवाएगी अगर कोड हमारा सही है तो। रट्टा रट्टे के बगैर गुजारा नहीं होना। तो वो मैसेज बॉक्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन चलते चलते ब्रेकडाउन नहीं हुई, उसने कहा नेटवर्क रिलेटेड इन स्पेसिफाइड वायरलेस एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, जो वहां पे आ रहा था वो उसने फ्रंट एंड पे आपको शो करवा दिया। सही है, सर्वर वाज नॉट फाउंड। तो अब आपको जब भी आप सर्विसेज ऑन करोगे तब आपकी इंसर्शन सेट हो जाएगी। एसक्यूएल सर्वर पे है, यहाँ पे इसको किया स्टार्ट, कहता है जी मैं सर्वर चल गया, सर्वर चला जी। बच्चे मजाक की बातें नहीं है, बड़ी सीरियस हैं। अभी ये नहीं चल रहा था, अभी मैंने एफडी दिया तो सेव सक्सेसफुल। अब आप डीबी पे हो, एफडी आ रहा होगा लास्ट में, ठीक है, कोई रौला। मसला ही कोई नहीं, एक्जी फाइल बन जाए ना, बन जाए। इधर देखो ना, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ऊपर डीबग लिखा हुआ है, इसको जाकर रिलीज मोड में बिल्ड करना है पूरे सोल्यूशन को। रिलीज मोड में गए, इस सोल्यूशन पे आए, राइट क्लिक किया, कहा जी बिल्ड सोल्यूशन, टक बिल्ड हुआ, कहता है बिल्ड स्टार्टेड, ये नीचे कहता है बिल्ड सक्सीडेड, इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कहा पब्लिश, पब्लिश किया। ये लास्ट टाइम भी शायद था। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड, +-1। अब काटने भी तो है ना यार, इतने दे दिए कि अब काटने भी तो है। अच्छा, अब वो कहता है कि किधर पब्लिश करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप के ऊपर ना एक नया फोल्डर बनाओ, बनाने क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बनाओ इंस्टॉल के नाम से, इंस्टॉलेशन फाइल्स के नाम से, इंस्टॉलेशन फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर स्टोर करवा दो। नेक्स्ट कहता है यूजर कहाँ से इंस्टॉल करे, किसी वेबसाइट से करे कि सीडी रोम से, मैंने कहा सीडी या डीवीडी से। नेक्स्ट फिनिश, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पब्लिश सक्सीडेड, वही कुछ और है, कंप्लीटिंग द ऑपरेशन यू रिक्वेस्टेड, पब्लिशिंग, पब्लिश सक्सीडेड। उसने वो फोल्डर ओपन कर दिया। विजुअल स्टूडियो बंद कर देता हूँ ताकि किसी को ये ना रहे कि सर ने विजुअल स्टूडियो से इंसर्शन किया। विजुअल स्टूडियो खत्म, एसक्यूएल सर्वर खत्म, सारा कुछ खत्म, ताकि आपको इशू ना हो। एक्जी फाइल, ये इंस्टॉलेशन फाइल्स पे आए, यहाँ पे ये सेटअप आया, इस सेटअप को चला दो। आइकॉन चेंज हो सकता है, प्रॉपर्टी में जाके मैनुअली ऑटो चेंज करना है तो वो और कांड है, थोड़ा सा वो नहीं करना। वो पब्लिशिंग विज़ार्ड है, वो 5-6 GB का सॉफ्टवेयर है जो आपको पूरी सेटअप फाइल बना के देता है, वो और चीज़ें हैं। फिलहाल आप सेटअप ही चलाओ। ये सो क्यों गया सेटअप? अच्छा जी, वो कहता है लॉन्चिंग एप्लीकेशन, क्या हुआ है? अच्छा, कहता है ये ओपन हो गया, कहता है इंस्टॉल कर दूं, मैंने कहा जी करो, बिस्मिल्लाह, देर किस गलती है, ये इंस्टॉल हुआ और ये एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ से आप सारी उम्र डिपार्टमेंट नेम डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ऐड सेव सक्सेसफुल, यहाँ से फिर आए डिस्क्रिप्शन दी, दिस ये सेव सक्सेसफुल, फिर यहाँ पे आए दिस क्लोज होने के बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी, टक ख़त्म। अब हाँ, बड़ा चला के तू इधर आ, ये आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करो, एक्जी फाइल बन गई ना, ये आप इसको ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है पुत्र? यार ये डेस्कटॉप बन तो गया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी में जाके इसका आइकॉन चेंज कर लो। पुत्र ये प्रोग्राम फाइल में सेव हुआ है, कंट्रोल पैनल, ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाओ, डाटा डीबी में जा रहा है और जो एक्जी फाइल है वो उधर पड़ी हुई है, सी प्रोग्राम फाइल इंस्टॉलेशन के अंदर फोल्डर में। ये प्रोग्राम एंड फीचर्स में नहीं यार, इंस्टॉल होके यहाँ पे नहीं आती चीजें। कहाँ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम? हाँ जी, कहाँ है? ये रहा एम्प्लॉय सिस्टम, हो तो क्या इंस्टॉल,
इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करो, हो जाएगा। अभी वो डीबी एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस जो बनी हुई है ना एसक्यूएल में, वो वहाँ जा रहा है डाटा। जी ये आपका ये फाइल आ गई, आप यहाँ पे आके इसको अनइंस्टॉल करो, ये टक अनइंस्टॉल हो जाएगा। कहता है रिमूव, मैंने कहा जी रिमूव कर दो, खत्म करो कहानी। ये कहानी खत्म हो गई यहाँ से। अब आप यहाँ पे आओ, ये यहाँ से वो गायब हो गया। आप दोबारा इंस्टॉल कर लो, दोबारा हो जाएगा, दोबारा इंस्टॉल कर लो, दोबारा। बहरहाल ये हो गया ना, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। ये तो इंस्टॉलेशन फाइल ऐसे ही बनाना बच्चों वाला काम था। तो ये सेटअप आपका इंस्टॉल हुआ है, सी प्रोग्राम फाइल या जहाँ पे भी इसकी लोकेशन थी वो भी हो गया इंस्टॉल। और दूसरी चीज़ ये कि डाटा आपका डीबी में जा रहा है, डीबी के अंदर या यहीं पे कहीं पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहाँ हुआ है। सी कोई कुछ कहना चाह रहा है, ठहर जाओ। बच्चे ये देखो, ये इस फोल्डर में ना, ये डाटा के फोल्डर में डीबी पड़ी है। डाटा जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो इधर आ रहा है। अभी मैं शो भी करवा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये इस डीबी में आ रहा है जी। सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये कस्टमर, ये सुनो, ये जिसको एक्जी फाइल देनी है ना उस पर ये एसक्यूएल सर्वर मैनुअल करना है, एसक्यूएल सर्वर करना है और इस फोल्डर में ये डीबी फेंकनी है, फिर चलेगी, वरना नहीं चलनी है एप्लीकेशन। वरना वो हर दफ़ा कहेगा एसक्यूएल सर्वर एरर, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा। तो कस्टमर को दो चीज़ें देनी है, एक तो आपने ये इंस्टॉलेशन फाइल देनी है, प्लस इसको ये डीबी वाली फाइलें देनी है। और ये हाँ जी, ये फाइलें कॉपी कर लेनी है और उसके इस पाथ के ऊपर जाके स्टोर करवानी, कहानी खत्म, चलना शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये फिलहाल मैनुअली रखो ना, मैंने भी सारी उम्र मैनुअल की है, लेकिन आप सेटअप ऐसा बना सकते हो कि ये डीबी ना की फाइलें इस सेटअप की फाइल्स में आ जाएं, और जब मैं सेटअप चलाऊं तो ये डीबी की फाइलें खुद उस पाथ पे पेस्ट हो जाए, कॉपी पेस्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ताकि आपको ये भी ना करना पड़े। आप ऐसा सेटअप बना के दे सकते हो कस्टमर को कि जब सेटअप चले तो वो एसक्यूएल सर्वर भी खुद इंस्टॉल हो, वहाँ पे डीबी की फाइलें भी खुद फेंकवाए, एंटिटी फ्रेमवर्क का भी रेफरेंस करवाए, डॉटनेट फ्रेमवर्क भी खुद करवा दे और फिर सेटअप चल के तैयार हो जाए। क्योंकि यही सेटअप अगर लिनक्स पे चलाया तो पुत्र नहीं चलना, क्योंकि वहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं होना। आप इसको चलाओ विंडोज़ मैक पे, नहीं चलना, वहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये उसी मशीन पे ये एक्जी फाइल चलेगी जितने डॉटनेट फ्रेमवर्क है। अच्छा जी, तो ये काम तो भी थोड़ा है, इसमें तकरीबन 4 फॉर्म हो जाए, इंसर्शन हो जाए, सर्चिंग, अपडेशन, डिलीशन हो जाए, तकरीबन 40,000, 40-50,000। सुनो यार, तुम लोग मेरे बच्चे, तुम लोग मेरी टीम हो, तुम लोगों को एक ग्रुप बना लो, मैं आपको यहाँ पे बाकायदा इंडस्ट्री के भी प्रोजेक्ट्स लेके दे सकता हूँ। आपको हफीज़ सेंटर में दुकानें हैं, वहाँ पे जो होलसेल के ऊपर काम करते हैं उनको ये चाहिए होते हैं सिस्टम कि कितने मोबाइल आए, कितने मोबाइल गए, किस बंदे को कितना माल उधार पे दिया, भाई ये सारी उनको रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। किस बंदे के कितने पेमेंट आ गई है, कितनी रह गई है, वो सारा रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है। तो आप इस तरह का सिस्टम बनाओ, मैं बनवाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं, मैं करवाता हूँ बच्चे, मुझे कोई इशू नहीं है जी। तुम कुछ कहना चाह रहे थे, चलूं पढ़ाऊं? तो आप करो। मैंने यार बच्चे आपको ना वो सिर्फ गुर सिखाने हैं, समझ रहे बात को। आज सुबह मेरे पास बच्चे आए कि सर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैंने उनकी बड़ी बेइज्जती की। मैंने कहा कितनी जगहों पे अप्लाई किया? कहता सर कहीं अप्लाई नहीं किया, 6 महीने बाद घर से आए। पहली चीज़ कि जॉब नहीं है करौला, और अप्लाई कहीं किया नहीं तूने। फिर कहता सर rosie.pk पे मैंने किया, CV किया, कहीं से कॉल नहीं है। मैंने OLX खोल के 4 नंबरों को 4 निकाले डॉटनेट डेवलपर्स के, 4 बंदों को कॉल की, उन्होंने कहा हमें बंदा चाहिए, अभी इंटरव्यू के लिए भेज दो। आप वो इंटरव्यू देने गया, ठीक है। तो अगर नेट आ रहा है तो आप OLX के ऊपर अपनी जॉब देख सकते हो। OLX के ऊपर आजकल लोग ऐड लगा देते कि जी हमें ये एप्लीकेशन बनवानी है तो कोई बना दे फ्रीलांसर, तो आप बैठे बैठे घर पे ढूंढ सकते हो। और जो मैं आपको ये जो काम करवा रहा हूँ ना ET और EAD के अंदर, बच्चे ये जो मैंने काम करवाया पूरे लाहौर में आपको किसी ने नहीं करवाना, ठीक है। कराची में 3-4 लोग हैं जो ये काम मेरे वाला करवा रहे हैं, और कोई नहीं है। तो ये पूरे लाहौर में यूनिवर्सिटियाँ फिर लेना, कहीं फिर लेना, ये जो मैं जिस तरह से आपको करवा रहा हूँ, कोई चीज़ मिल जाए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको जवाब दूँ कि सर आपने कहा था हो जाएगा, तो नहीं,
आप EVS में जाओ, एपटेक में करवाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम ही नहीं करवाते वो लोग। कंसोल और वेब आसान है, वेब पे ड्रैग ड्रॉप हो जाता है, कंसोल पे प्रोग्रामिंग में फंसाई रखते हैं। तो बच्चे को आपने क्या दिया है? एप्लीकेशन तो बनती है .NET डेस्कटॉप। ओरेकल किसको आता है? अब आप देखो ना, इसका ऑल्टरनेट, ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का ऑल्टरनेट हमारे पास ओरेकल है। ओरेकल के कितने के बंदे हैं जिनको उसका यूजर इंटरफेस बनाना आता है? ओरेकल की क्यूरियां सबको आती होंगी, हर टीचर को। यूजर इंटरफेस बनाना किसी को नहीं आता ओरेकल में, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। किनको? तो वो टीचिंग ही करेंगे ना पुत्र। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर वो पढ़ा ही सकते हैं, फिर जॉब नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। तो बच्चे ये प्रोग्रामिंग ये समझ आया, कोड ईमानदारी से बताना है। विंडोज फॉर्म क्या चीज? एक सेकंड, यस। इंस्टॉलेशन विज़ार्ड को कस्टमाइज करना है। इसको ये वाली इसको कस्टमाइज करना है, हो जाती है। यस वही थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो महंगे भी बहुत हैं। आपको क्रैक ढूंढना में, मैं सीधी बात बताऊं, क्रैक ढूंढने में बड़ा रौला लगता है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि उसको एक तो महंगा है, कर भी लेना, क्रैक कर भी लें तो टेंशन आती है। तो इससे बेहतर यही है कि आप ये, लेकिन थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर लो तो अच्छा है, शशके के लिए अच्छा है। कस्टमर ना बड़ा इंप्रेस होता है कि यार ये बड़ा काम है। दरअसल आप जब उसको एग्जी दोगे ना, तो इस एग्जी ने ये नहीं करना कि यहाँ एसक्यूएल सर्वर नहीं है, इस एग्जी ने ये नहीं चेक करना कि यहाँ .NET फ्रेमवर्क नहीं है। जब हम सेटअप फाइल बनाते हैं ना, उसमें चेक बॉक्स दिए होते हैं कि जब ये सेटअप फाइल चले तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो आप क्लिक कर दो, वो चेक करता है, ना हो तो इंस्टॉल कर देता है, तो ये काम आसान हो जाता है। तो आपका वो बड़ा शशके वाला सेटअप चलता है। लेकिन वो काम नहीं है, हमने तो डेवलपमेंट सीखनी कि वो सीखना है तुमने, वो एंड का काम है। एप्लीकेशन अच्छी बन गई, वो बिल्कुल लास्ट का काम है, वो ना भी आता हो तो खैर है, समझ गए हो। तो ये ना आता हुआ तो जॉब भी नहीं मिलनी, वो ना आता हो तो खैर है। जब आप देखो यार, आप जब जाओगे ना सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको टाइम लगना ही लगना है। ऐसे नहीं बंदा तैयार होता कि मैं आपको यहाँ से 110% तैयार करके भेज दूँ ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके लिए, खुद के लिए छोड़नी है कि वो आपकी लर्निंग हो। सारा कुछ मैं बता दूंगा तो तुमने क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी, वो आपने जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे एक्सपीरियंस से फिर सीखोगे, ठीक है। तो नो इशू यार, ऐसा कोई इशू नहीं है, हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कस्टमर को हम दे भी देना, तो इधर यहाँ पे ये अब एक्जी फाइल बन गई है इसकी। एक्जी के अंदर कोई दुनिया का कोई भी बंदा इसका सोर्स कोड नहीं देख सकता कि पीछे हमने कोड क्या लिखा है, सिर्फ उसके बाद बाइनरी फाइल गई है। तो आप कस्टमर को दे दो, नो इशू, ठीक है। कोड चोरी नहीं हो सकता। ये ऐड डिपार्टमेंट का बन गया, ऐड डेजिग्नेशन का खुद बना लोगे। मैं ऐड एम्प्लॉय का मैं बना रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मैंने कहा जी ऐड न्यू आइटम। मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, एक अदद विंडोज़ फॉर्म। बल्कि छोड़ो, क्या याद करोगे तुम, क्या याद करोगे, वैसे इट्स टू अर्ली कि मैं ये करवाऊँ। अच्छा क्या करूँ अब, मैं समझ नहीं आ रही। चलो इधर देखो, नहीं छुट्टी करवा दे, मैं जुतियाँ ला लेनी है। अच्छा यहाँ पे ना, नहीं 3:15 नहीं है, इधर देखो, ये आखिर में मैं करवाता हूँ, तो तुम लोगों से मोहब्बत ज़्यादा है तो पहले करवा लो। यहाँ पे आपके पास है डाटा ग्रिड व्यू। क्या है? डाटा ग्रिड व्यू को ड्रैग किया, डाटा ग्रिड व्यू को क्या किया, ड्रॉप किया। जी, इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर वो डाटा दिखाना है जो ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं। इसके ऊपर आए, यहाँ पे आके आपने कहा जी ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स। यार ये छोटा सा एरो आ रहा है, इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन ओपन हुई, ठीक है जी। यहाँ पे आके उसे कहा ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स। अभी ये कुछ भी नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई देख के ये ना समझे कि वाह वाह बड़ा काम हो गया, अभी वाह वाह काम करना है। यहाँ पे मैंने उसे कहा कि किस तरह का डाटा सोर्स मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। डाटाबेस एक यहाँ पे बच्चे मैंने आपको बताया नहीं अभी तक
कि जब डेटाबेस के साथ बातचीत करते हैं तो हमारे पास ना बहुत माइक्रोसॉफ्ट की ना बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने इंसर्शन करवाई है ना, ये जो मैंने तरीका यूज़ किया है इसे कहते हैं ADO.NET कोर। क्या कहते हैं? ये कोर। इसके अंदर सिंटेक्स कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है, एफिशिएंसी बहुत मिलती है। इसी तरह आपके पास डाटा अडॉप्टर, डाटा सेट भी कोई चीज़ होती है, वो भी यूज़ करके डाटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डाटा अडॉप्टर, डाटा सेट, जो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, इसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो इस टाइम रिकमेंड कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। वो क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इस टाइम लेटेस्ट है, जो वो रिकमेंड करता है कि ये अप्रोच यूज़ करो, तो वो क्या हम यूज़ करते हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क। वो मैं आपको लेके जाऊँगा मिड के बाद। ADO.NET कोर आती होगी तो वो समझ आना है। एंटिटी फ्रेमवर्क जो ये काम कर रहा था बच्चा, एंटिटी डाटा मॉडल वाला। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ? डाटा सेट ऐड करवाना चाह रहा हूँ। कहता है कि कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग? मैंने कहा जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाली। नेक्स्ट नेक्स्ट। वो कहता है कि अपने डाटाबेस के अंदर क्या क्या, ये जो अब तुम डाटा सेट बना रहे हो इसके अंदर कौन कौन सी तुमने टेबल्स ऐड करवाने हैं? मैंने कहा जी जितने टेबल हैं सारे ही ऐड करवा दो। फिनिश। ठीक हो गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे अब ऑप्शन आ रही है अदर डाटा सोर्सेज की, पहले नहीं थी। प्रोजेक्ट डाटा सोर्स, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें कौन सा टेबल है हमारे पास? मैंने कहा डिपार्टमेंट का टेबल इसके साथ बाइंड कर दो, तो ये डिपार्टमेंट का टेबल इसके साथ क्या हो गया? बाइंड हो गया। इसके अंदर इंसर्शन भी हो रही होगी, अपडेशन भी हो रही होगी, डिलीशन भी हो रही होगी। चलाया। ये पहले जो वो है, मैंने कहा जी ये 16 नंबर वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, 15 भी नहीं चाहिए, 14, 13, 12, 11, 10, ये सारे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाओ, गए पीछे DB से भी गए। मैंने कहा जी मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये नए रिकॉर्ड्स भी आपके ऐड होंगे, तो तब भी आ जाएगा, नो इशू कोई नहीं। यहाँ पे आपको दो अपना ABC डिस्क्रिप्शन, ऐड डिपार्टमेंट, सेव सक्सेसफुल, नीचे आपके पास ABC आना चाहिए। फॉर्म रिफ्रेश होगा तो ये आएगा। उसके लिए आपने एक और काम करना है कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऊपर से फॉर्म में जो रिकॉर्ड एंटर करूँ नीचे चेंज हो जाए, तो ये ऐसे नहीं होना। आपके पास एक इवेंट होता है यहाँ फॉर्म लोड का। इस फॉर्म की प्रॉपर्टी में जाओ, काम हो गया वह, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। प्रॉपर्टी विंडो किधर आ रही है? ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई हमारे पास। यहाँ पे इवेंट्स में जाओ ना, इवेंट्स में एक इवेंट होता है लोड का। ये एक पीछे इवेंट हमारे पास बना है, ऐड डिपार्टमेंट लोड। इसके अंदर आप क्या करो, जब भी ये आपका काम हो जाए, सेव सक्सेसफुल हो जाए, तो यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट लोड का इवेंट कॉल कर दो। हाँ जी, अब मैं जब इसको चलाऊंगा ना, तो आप देखना मैं ऊपर से ऐड करूंगा, नीचे रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा होगा, फटाफट वो अपडेट हो जाए। ये ओपन हुआ। अभी नीचे लास्ट पे देख लो, 17 नंबर पे क्या है? ABC। पहले भी हो गया था। अब मैं XYZ दूं, बटन दबाऊं तो फटाफट नीचे XYZ आ जाएगा। XYZ जो भी दिया, डिस्क्रिप्शन दी, कहा जी ऐड डिपार्टमेंट, सेव सक्सेसफुल, नीचे फटाफट XYZ आ गया। मसला ही कोई नहीं। एनेबल एडिटिंग, एनेबल एडिटिंग खत्म, एनेबल एडिंग खत्म, एनेबल डिलीटिंग खत्म, ओनली व्यू। चला क्या डाटा आएगा सारा कुछ। अब यहाँ पे आप इसको डिलीट नहीं कर सकते 13 नंबर को। क्या चीज़ करो, ऊपर का नीचे किससे क्या ताल्लुक है? मकसद ये है कि मैं ये 15 नंबर रिकॉर्ड पे क्लिक करके डिलीट करूँ तो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अपडेट करना चाहूँ तो ये DFD एनेबल ही नहीं हो रहा। मैं नीचे नया रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कोई रो ही नहीं आ रही, तो ये भी ये ठीक है। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो DFD डाटा फ्लो डायग्राम, डिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा जी ऐड करो, तो सबसे लास्ट पे DFD आ रहा होगा।
कहाँ पे? इधर जो जा रहा है ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जब ऊपर से एंट्री करता हूँ ना तो डीबी से रिकॉर्ड फ्रेश होके नीचे आना है। तो जब डीबी पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मैंने उसके लिए क्या जुगाड़ लड़ाया है, मैंने फॉर्म को रीलोड किया है। फॉर्म जब रीलोड होता है तो वो नया रिकॉर्ड लेके आता है, ठीक है? तो ये ऊपर आएगा ही आएगा। नो इशू, वो तो अब यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस पे अप्लाई होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस पे अप्लाई होनी है, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने ये कोड लिखा है ना, ये जहाँ पे भी लिखोगे नौकरी चली जाएगी फटाफट, 5 मिनट नहीं लगने इस कोड के पीछे नौकरी जाने पे। समझ रहे हो क्यों? भला हमने आर्किटेक्चर नहीं फॉलो किया यार। ये देखो ना, सुनो, मैंने ऐड डिपार्टमेंट के लिए इस बटन के पीछे ये सारा कोड लिख लिया। कल को किसी और फॉर्म के पीछे इस कोड की जरूरत पड़ती है तो क्या करना पड़ेगा? किसी और बटन के पीछे सेम कोड चाहिए फिर। हाँ जी, तो नौकरी गई। कॉपी पेस्ट नहीं करते, तब हम यहाँ पे आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, रीयूजेबिलिटी करते हैं, क्लासें बनाते हैं, उन क्लासेस के अंदर मेथड्स बनाते हैं, फिर इसको कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो 3 टियर आर्किटेक्चर बनाएंगे। एक हमारे पास यूजर इंटरफेस वाली लेयर होगी, एक हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर होगी, एक हमारे पास डाटा एक्सेस लेयर होगी। 3 लेयर्स बना के फिर काम करेंगे। यहाँ पे जलालत बहुत है अभी जो ख़त्म नहीं हुई। समझ गए बात को? अभी पहले ADO.NET कोर सीखेंगे। ये इंसर्शन करने के लिए कितनी लाइनें लिखनी पड़ी हैं? मेरा ख्याल है वाह लाइनें हैं। तो अगर ये लाइन, अगर यही काम अगर एक लाइन में हो जाए और एक लाइन में भी 3 वर्ड्स हों, करके दिखा दूं थोड़ा सा? तुम क्या कह रहे हो? तो कहते हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इधर देखो, ये ऐड डिपार्टमेंट वाला कोड आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है ना, तो आपके पास एक और चीज़ होती है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, डाटा में गए, यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल। ये एंटिटी फ्रेमवर्क है। दरअसल डेवलपमेंट की टेक्निक ये है कि डाटाबेस में जिस नाम से टेबल होता है ना, उस नाम से यहाँ पे हम क्लासें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब बात बड़ी गौर से सुननी है। जिस नाम से टेबल है उस नाम से, जिस नाम से डाटाबेस में स्टोर प्रोसीजर होता है उस नाम से यहाँ पे मेथड बनाते हैं मैनुअली, फिर काम चलाते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? ये मिली सेकंड में काम आपको खुद करके दे देता है। वो कैसे? ऐसे ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल, यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है, कहता है जनरेट फ्रॉम डाटाबेस। में कहता हूँ डाटाबेस से मैं मॉडल जनरेट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दी, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप अपने टेबल भी सिलेक्ट कर लो और अपने स्टोर प्रोसीजर्स भी। फिनिश। अब ये क्या करेगा? डाटा टेबल्स में जाएगा, उस नाम से क्लास क्रिएट कर देगा जिस नाम से टेबल है, और उस नाम से मेथड बना देगा जिस नाम से यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर है। फिनिश। मिली सेकेंड्स जो काम करते हुए महीनों साल मुझे लगते होते थे, ये अब मिली सेकेंड्स में हो रहा है काम। नहीं, ये विजुअल स्टूडियो स्लो है। नीचे वो बताएगा जनरेटिंग द मॉडल टुक इतने मिली सेकेंड। ये तुम्हारा टूल स्लो है, मॉडल जनरेट कर देता है वो। ये पढ़ो लाइन, क्या कहते हैं? कहता है जनरेटिंग द मॉडल। कहता है ये पूरा मॉडल बनाने में ना मुझे इतने मिनट, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड लगेंगे, यानी कि 0.3 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में इसने जनरेट कर दिया। उसको छोड़ो। क्लास डायग्राम तो आप लोगों ने बनाई थी, याद है लास्ट टाइम जब हमने काम किया था? देखो, डिपार्टमेंट की क्लास बन गई, एम्प्लॉय की क्लास बन गई, डेजिग्नेशन की क्लास बन गई, बीच में एसोसिएशन शो हो गई, काम हो गया। तो टेंशन क्या है? ये क्लास ही है पुत्र। अगर तुमने पुराने वाली स्किन में देखनी है तो यहाँ को व्यू क्लास डायग्राम तो पुरानी स्किन में भी आ जाएगी। ये एंटिटी मॉडल की स्किन है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो पुरानी वाली जो हमने पहले लेआउट देखी थी वो ये है। इसको देख के परेशान नहीं होना। ये सारी क्लासें जो पूरे प्रोजेक्ट की क्लासें यहाँ आ गई हैं, आपने सिर्फ डिपार्टमेंट की ढूंढनी है। तो ये डिपार्टमेंट की क्लास आ गई। यहाँ पे जूम करता हूँ अगर मैं,
तो ये देखो डिपार्टमेंट की ये क्लास आ रही है, आपने यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी, एम्प्लॉय की क्लास आ रही है कहीं पे? ये एम्प्लॉय की, ये देखो ये एम्प्लॉय की क्लास आ गई, ठीक है। तो ये आ रही है, आप इसको देख लेना डायग्राम को, परेशान नहीं होना, सेम वही है जो वो होती हैं। और भी इसमें बड़ी बातें बताने लगा तो काम खत्म ही हो जाने। ऐड डिपार्टमेंट का फॉर्म देखा था, दोबारा बना रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए कि ताकि आपको समझ आ जाए कि एंटिटी फ्रेमवर्क बेहतर है कि जो पहला कोड लिखा वो बेहतर है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, और कोड में जाके विजुअल सी शार्प में जाके विंडोज फॉर्म, सेम दोबारा फॉर्म बना रहा हूँ। ऐड डिपार्टमेंट, ऐड किया, अच्छा कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐड डिपार्टमेंट टू नहीं EF लिख रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया। चलो जी दोबारा से वही लेबल शेबल वाला काम, लेबल टिक टिक, टेक्स्ट बॉक्सेस, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगी डिस्क्रिप्शन आएगी। अब मैं सेटिंग नहीं इसकी पूरी करूँगा, बस कोडिंग करूँगा। उसके बाद बटन का टेक्स्ट नहीं मैं चेंज कर रहा, बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने वो कोड लिखना है, ठीक है। पहला कोड थोड़ा सा याद है ना, क्या क्या था याद है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड। अब देखो जरा, हमारे पास किस नाम से टेबल था डेटाबेस में, डिपार्टमेंट्स के नाम पे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम से क्लास आ रही होगी, डिपार्टमेंट के नाम की क्लास आ रही है, डिपार्टमेंट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डिपार्टमेंट, ये ऑटो जनरेट क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कहा ओबीजे डॉट डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, ठीक है ये डिपार्टमेंट नेम मैंने दे दिया। ओबीजे बातें नहीं, ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से आएगी, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो। इसी तरह फिर मैंने अब डेटाबेस में इंसर्शन करवानी, क्या करवानी, तो उसके लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट बनाना है, ENTI, ये रहा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एंटिटीज, ये आपकी डीबी का ऑब्जेक्ट है, डीबी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एंटिटीज। मैंने कहा जी डीबी ओबीजे डॉट किस टेबल में इंसर्शन करानी थी, डिपार्टमेंट्स डॉट ऐड, किस में ऐड करवा दो, मैंने कहा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिपार्टमेंट का टेबल एक्सेस किया, ऐड का मेथड कॉल किया और मैंने कहा उसमें क्या ऐड करवा दो, ओबीजे। उसके बाद मैंने कहा डीबी ओबीजे डॉट सेव चेंजेस। अब ये इंसर्शन का कोड है सिर्फ, सही है। कोड को ज़रा समझ लेते हैं। सिर्फ मैंने सबसे पहले क्या किया, डिपार्टमेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। जहां स्ट्रिंग नेम करता था वहां क्या किया, ओबीजे डॉट डेप्थ नेम, क्योंकि गेटर सेटर बन गए हुए हैं, ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन, और ये पता है किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस एंटिटी डाटा मॉडल का ऑब्जेक्ट है पूरे का, इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। इस मॉडल का ऑब्जेक्ट इस नाम से आ रहा होता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपकी डेटाबेस का नाम होता है ना, उसके साथ ये एंटिटी खुद लगा देता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एंटिटीज, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डीबी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एंटिटीज। उसके बाद मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिपार्टमेंट का टेबल डेटाबेस का एक्सेस किया, उसमें ऐड कर दिया ओबीजे, क्योंकि डाटा किसमें पड़ा हुआ था, लो जी डाटा गया, बात खत्म। अब आप ऐड डिपार्टमेंट एंटिटी फ्रेमवर्क वाला चला के देख लो, सही है। अब मैंने इसको चलाया, अब ये वो फॉर्म है जो अभी मैंने बनाया। ज़रा गौर करना मुझे, DFT पे रिकॉर्ड आके एंटर हो रहा है, मैंने कहा जी EFT एंटिटी फ्रेमवर्क जो भी है, ये एक्स्ट्रा आ गया, EFT डिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा जी बटन दबाया, एंटर, अगर सही रहा तो हो जाएगा, वरना एक्सेप्शन भी आ सकती है। आगे कोई चीज़ मुश्किल, सेम काम अब आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ कोडिंग खत्म ही हो गई, तू कहता है ज़्यादा इजी है।
जिसको समझ आती हो ना तो वो पागल हो जाता है ये देख के। तो मकसद बच्चे, मैं हमेशा से ही बच्चों को ये ऑप्शन देता हूँ और मैं खुद दिल से कहूँगा कि ये सीखो। ओ यार, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक चीज़ मैं भूल गया। अगर आपको इससे मजा आता, ये बिल्डिंग था, अगर आपने इंसर्शन का एक और तरीका, बच्चे जरा गौर करो, db obj डॉट आपने स्टोर प्रोसीजर किस नाम से बनाया था? sp अंडरस्कोर डिपार्टमेंट इंसर्ट, यहाँ मेथड आ रहा होगा, यहाँ पे लिखो sp अंडरस्कोर डिपार्टमेंट इंसर्ट, ये आ रहा है। और ब्लू क्यूब से क्या शो होता है? मेथड। या डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर थे, वो क्या कहलाते हैं? मेथड। तो यहाँ ऑटो जनरेट हो गए हैं एंटिटी फ्रेमवर्क से। अब मैंने कहा डिपार्टमेंट इंसर्ट का मेथड कॉल किया, पहला पैरामीटर वो मेरे से क्या मांग रहा है? डेप्थ नेम। तो डेप्थ नेम दे दो obj डॉट डेप्थ नेम, कॉमा अगला पैरामीटर क्या मांग रहा है? डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा जी obj डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और db obj डॉट सेव चेंजेस, कि डेटाबेस पे असर पड़ता है इसलिए सेव चेंजेस। अब मैंने वो स्टोर प्रोसीजर कॉल किया जो हमने बनाया था, इसको चला के देख लो, इसने भी वही काम करना। नहीं, वो इसका बिल्डिंग है, एंटिटी फ्रेमवर्क का बिल्डिंग है। एंटिटी फ्रेमवर्क पे जब काम करते हैं तो वो कहते हैं तुम ठंड रखो, इंसर्शन का स्टोर प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। समझ रहे हो बात को? एंटिटी फ्रेमवर्क जब यूज करते हैं तो इंसर्ट और सर्च के स्टोर प्रोसीजर खुद बन जाया करते हैं, लेकिन अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं करना तो फिर खुद बनाने पड़ते हैं। और अगर आपने चारों स्टोर प्रोसीजर बना लिए तो यहाँ मेथड बन जाया करते हैं। यहाँ मैं अपना नाम दे रहा हूँ, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन वकास, डिस्क्रिप्शन, बटन दबाया, डीबी में गया और यहाँ पे आप वकास आ रहा होगा। अब मैंने स्टोर प्रोसीजर कॉल किया था एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो ये आ गया जी। दोनों ही बराबर है, लेकिन अगर उनका बिल्डिंग यूज करो, परफॉर्मेंस बेशक ना हो, तो इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर तुझे पता लिखते हुए हिमाकत हो जाती है। लेट्स, अभी तो टेबल छोटा था डिपार्टमेंट का तो कहानी बन गई पुत्र। एम्प्लॉय में तो एट्रीब्यूट ही बहुत है, इसमें तो वेरिएबल लिखते लिखते ही फौत हो जाएंगे। इंसर्ट इनटू दिस, ये जितने कॉलम है उतने वहाँ वेरिएबल पहले पैरामीटर में फिर इंसर्ट में लिखने, तो पागलपन है। तो इंसर्शन का यूज कर लो। हाँ जी, इंसर्शन और सर्चिंग के लिए, हाँ अपडेट और डिलीट के खुद बना लो। और उसके लिए फिर एक और सिंटेक्स होता है लिंक, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। एसक्यूएल की क्यूरी हम सी शार्प में लिख लेते हैं, यहाँ से भी जान छूट जाती है। अगर लिंक यूज कर लो तो अपडेट और डिलीट का भी स्टोर प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, यस। और यहाँ पे लिंक यूज करो तो डेटाबेस में टेबल भी खुद बन जाते हैं, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। तो सारा काम इसी शार्प में करो, ठीक है? तो ये इस तरह से है। एक और भी चीज है, अगर आपने लेट सपोज वहां से क्लासें बनाओ ना, तो यहाँ डेटाबेस भी खुद बन जाती है। नहीं कहते हो तो थोड़ा सा डेमो दिखा दूं। अजान ने मुझे आवाज नहीं आई यार, गुनाह से बचे हुए हम। अजान देखो, अजान की आवाज नहीं आ रही तो इट मींस वाकई नहीं। चलो फिर खोल दो दरवाजा। यार बच्चे ये देखो, इस केस में ना डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया है। अगर आपने नहीं करना तो आपके पास db obj डॉट करो, आप यहाँ पे करो डिपार्टमेंट्स। जो करोगे ना, देखो सारे टेबल एक्सेस हो रहे हैं, डिपार्टमेंट का, डेजिग्नेशन का, एम्प्लॉय का, तीनों टेबल एक्सेस हो रहे हैं। टेबल का नाम दो और ऑब्जेक्ट जिसमें डाटा पड़ा है वो दे दो, वो खुद ही इंसर्शन कर लेगा। अपडेट में लिंक लिखनी पड़ेगी, कहता रहा हूँ, लैंग्वेज इंटीग्रेट। अपडेट की क्यूरी प्रॉपर लिखी जाएगी, अपडेट करो दिस, उस तरह से पूरा सिंटेक्स है इसका।
ये देखो ये अपडेट की क्यूरी आ रही है, तो यहाँ पे आप अपडेट का मेथड बिल्ड इन होता है आपके पास, ठीक है। इसका सिंटैक्स सिस्टम मुझे याद नहीं है, तो आप ना लिंक को यूज़ करके अपडेट, इंसर्ट, डिलीट सारा कुछ कर सकते हैं। सर वो ऑप्शन आगे सारी क्लास को बता दें सर, वो बिल्ड करके बता दें कि शुरू से पहले बाद में करेंगे। बाद से मुराद ये है कि आज है 7 छुट्टियाँ कब से कब तक है? 19 से 25 तक। 28 को मिड। हो गई हैं जाने? अभी क्या कहते हैं? अच्छा भाई इधर गौर से देखो ज़रा, अगर आपकी डेटाबेस वीक है ना और प्रोग्रामिंग अच्छी आती है तो यहाँ डेटाबेस आप खुद भी बना सकते हो, डेटाबेस खुद ब खुद बन जाती है। अभी आप लोगों ने इसका एक जादू तो देखा ही है कि भाई उसने क्लासें खुद ब खुद जनरेट की हैं, हमने नहीं की, ठीक है। जो जो वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर थे इसने मेथड खुद बना दिए। इसे कहते हैं डीबी फर्स्ट अप्रोच। क्या कहते हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क में ना 2 अप्रोचेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक डीबी फर्स्ट, एक होती है मॉडल फर्स्ट। तो डीबी फर्स्ट तो आपने देख ली है कि डेटाबेस बनी हुई है तो क्लासें, गेटर, सेटर, मेथड खुद बन जाते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्लासें अपनी बनाऊँ और डीबी खुद बने, डीबी खुद बने, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, तो वो भी देख लो। राइट क्लिक किया, कहा जी ऐड न्यू आइटम डाटा, यहाँ पे आके कहा ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल। अब यहाँ पे जनरेट फ्रॉम डेटाबेस नहीं सिलेक्ट करना, कहना है एम्प्टी मॉडल, कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एम्प्टी मॉडल। यहाँ पे आपके पास एक एम्प्टी मॉडल वो बना के दे देगा। अच्छा जी, एम्प्टी मॉडल बना लिया। एम्प्टी मॉडल के अंदर यहाँ पे आपने क्लासें बनानी है, तो एंटिटी को ड्रैग करो, एंटिटी को ड्रॉप करो, ये बन जाएगी। एंटिटी का नाम आप चेंज करना चाहते हो कर लो। किस नाम से डेटाबेस में टेबल बनाना है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम तो हमने कर लिया, स्टूडेंट देख लें। भाई जरा गौर से देखना, STUDENT स्टूडेंट के नाम की क्या बन गई है? क्लास। आईडी वो रखे स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और समझ आ रही है ना? एंड सो ऑन। अब इस तरह तो तुम लोग लगे ही रहोगे। प्रॉपर्टीज में गए, आईडी के कॉलम की प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे इसको नल लेबल को फॉल्स कर दो, नेम एंटिटी की ट्रू 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 ट्रू, डॉक्यूमेंटेशन ये टाइप इंट 32, ठीक है। यहाँ पे ये लगी हुई है। इसी तरह स्टूडेंट नेम, उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, देखो क्या रखी हुई है, स्ट्रिंग, बाकी सारी स्ट्रिंग है। रोल नंबर को इंटीजर कर दूँ, रोल नंबर को क्या कर देता हूँ, इंटीजर। रोल नंबर स्ट्रिंग है ना टाइप, तो इसको आप क्या करो, मैं कहता हूँ इंटीजर कर दो, ताकि आपको थोड़ा सा डाटा टाइप भी सेट करनी आ जाए। रोल नंबर मैंने इंटीजर कर दिया, और सिटी, ईमेल, पॉकेट मनी लिख लूँ, पॉकेट मनी भाई वो, क्योंकि एक आपको फ्लोट भी दिखानी थी ना। पॉकेट मनी प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसकी टाइप डबल, यहाँ पे क्या रखी, DOU आ रही है डबल। ये इसकी पॉकेट मनी की डाटा टाइप क्या रखी मैंने, डबल। अच्छा जी, देख रहे हो स्टूडेंट, और एक इसके अंदर एक और मैं एंटिटी बना लेता हूँ, ऐड न्यू एंटिटी डिपार्टमेंट की। मैं सिर्फ 2 टेबल रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं।
डिपार्टमेंट, उसके बाद डेप नेम, एरिया, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशनशिप भी बनाना है पुत्र। वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन की भी आनी है इसकी। डेप्ट आईडी, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? प्रॉपर्टीज में गए, इंटीजर 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 कहाँ है भाई? हाँ जी, टाइप इंट 32, कंट्रोल एस। अच्छा यहाँ पे ना जरा गौर, किसकी? मैं देख इधर देख, टीचर बैठा है, मैं तो टेंशन दे जा रहे हैं। हमें एक काम करने लगा था, वो तूने बुला दिया। अच्छा, डेप्ट आईडी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताने लगा था। लेट्स सपोज ये जो ईमेल है ना, मैं ये ऑप्शनल रखना चाह रहा हूँ, तो अलाउ नल होता है ना डेटाबेस में, अलाउ नल ट्रू, तो पूरा आपने यहाँ पे इसको अगर कर देते ना नल लेबल ट्रू, यहाँ पे ऑप्शन पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नल लेबल। आप इसे नल लेबल ट्रू कर दो, तो वहाँ पे चेक बॉक्स वो यूँ टिक हुआ हुआ नल, जब टेबल बनेगा ना डेटाबेस में, अलाउ नल पे खुद ब खुद टिक हुआ हो, तो आप ये भी कर सकते हो। अब आपने रिलेशनशिप बनाना है, वो ऐसे है कि भाई ये जो आईडी है आपके पास क्या कहलाती है? ये वाली आईडी इधर आनी है एज ए फॉरेन की, तो यहाँ पे ये चीज़ कहलाती है एसोसिएशन। ये कुछ गलत हो गया है, ये अब आपके पास एसोसिएशन होगी, शो भी कर रहा है। वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस। इसी तरह आपने पूरी डेटाबेस, पूरी क्लास डायग्राम बना लेनी है। डेटाबेस में ये जो आपके पास दूसरा होता है ना कॉन्सेप्ट, वन टू मैनी वाला, यहाँ पे एसोसिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? अब ये डाटा डायग्राम, क्लास डायग्राम बन गई है। क्या बन गई? क्लासेस बन गई। अब इसे डीबी बनानी है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जनरेट डेटाबेस फ्रॉम, तो डीबी बन जाएगी। क्या टेंशन है, बना लेते हैं। वो कहता है कि किस नाम से डेटाबेस बनानी है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे आके ना पहले उस नाम से डीबी कोई बना लो एक आधी, लोकल पे कनेक्ट करो, क्योंकि डेटाबेस बन रही है ना, तो उसका नाम वगैरह नहीं देना। डेटाबेसेस पे आओ, हमारे पास ऑनलाइन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, एक और SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डीबी बनानी है ना, तो डीबी का नाम क्या देना है वो मुझसे पूछ रहा है वहाँ पे। SMS रख लो बस। तो यहाँ पे SMS बना ली, यहाँ वापस आ गए। अब वो कहता है कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है ना, डेटाबेस बनानी है तो किस नाम से बनाऊँ वो पूछ रहा है। यहाँ पे आप उसे डॉट और यहाँ पे आप उसे दे दो SMS, ये पूछ रहा है वो, क्या टेंशन है। ओके किया, नेक्स्ट किया, डॉट या लोकल एक ही बात है, फिनिश। अभी उधर वापस जाना पड़ेगा, इतनी भी बात नहीं है, लेकिन काम आसान हो जाएगा। उसने क्या किया, आपको ये पूरा स्कीमा जनरेट करके दे दिया। इस स्कीमा को कॉपी कर लो, कंट्रोल A कंट्रोल C तक कॉपी किया। विजुअल स्टूडियो में इधर वापस आए, SMS पे राइट क्लिक किया, कहा जी न्यू क्वेरी, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V तक, ठीक है जी। ये कंट्रोल V किया और यहाँ पे वो कह रहे हैं यूज SMS, लो जी कंट्रोल A एग्जीक्यूट टिक, कहता है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, SMS में बन गया काम। पूरी डेटाबेस डायग्राम एज इट इज आ रही होगी। कहता है डेटाबेस डायग्राम नहीं बनी हुई बना दूं, मैंने कहा जी बनाओ बिस्मिल्लाह। यहाँ पे ये दो ही टेबल आ रहे हैं, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट। ऐड किया, क्लोज किया, डेटाबेस तैयार, रिलेशनशिप तैयार, सारा कुछ तैयार। क्यों भाई, टेंशन फ्री हो गए। अब डाटा टाइप्स भी देखो, टेबल व्यू में जाओ स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आईडी इंटीजर रखी थी तो इंटीजर ही आ रही है, बाकी उसने क्या रख दी है n बार 4। स्टूडेंट्स पे आओ, राइट क्लिक करो, टेबल व्यू स्टैंडर्ड, तो ये देखो मैंने वहाँ पे क्या रखी थी, पॉकेट मनी की डाटा टाइप क्या रखी थी, डबल, तो इधर इसने क्या रखी है, एक कॉलम को अलाउ नल किया था तो वो अलाउ नल पहले से आ रहा है, ऐसे ही है, पहले से ही था ये, तो बन गया। क्या टेंशन है, आपके पास हजारों क्लासें लिखी पड़ी हैं, 1 सेकंड में डीबी बन के तैयार हो जाए, पीछे रह क्या जाता है, कुछ भी नहीं, सही है। तो ये आपके पास डीबी खुद ब खुद बन गई। यहाँ पे अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाता
यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम्स बनाता तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीबी बन जाती। सही है। तो ये जो मैंने आपको काम करवा दिया ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है भाई, आपको ऑप्शन देता है, आपको सहूलत देता है कि भाई डाटाबेस अगर पहले बनी है तो क्लास से मेथड खुद बन जाए, अगर क्लास डायग्राम पहले बनी है तो डीबी खुद बन जाए। तो काम आसान हो गया, जहाँ 2-2 हज़ार लाइनों का कोड था 2 लाइनों पे बात आ जाती है। फायरिंग होनी चाहिए, वो जैसे वो खुशी पे करते हैं ना।